हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में। तो आज शुरू कर रहे हैं हम आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान में ये यूट्यूब पर 48वां प्रैक्टिस सेट जो यूके ट्रिपल एससी के नए सिलेबस पर आधारित है। तो यहाँ पे 1 से 100 तक क्वेश्चन है, जिसमें 20 क्वेश्चन जो है हिंदी के हैं, फिर 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 40 क्वेश्चन जीएस के हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के भी होंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि लेखकों के नाम और जन्म के लिए सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है भाई, 1893 में 93 होना चाहिए था, तो इसको आप लोग ठीक कर लेना। ये 1893 थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है ना। तो जो राहुल सांकृत्यायन है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था भाई 9 अप्रैल 1893। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। आजमगढ़ ये पूछता है भाई, आजमगढ़ कहां पड़ता है? यूपी में। तो यूपी के आजमगढ़ में हुआ था, है ना। ये भी पूछता है कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहां हुआ था। बाकी कई बार डेट सही जो है वन लाइनर में इस क्वेश्चन को पूछ लेता है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को यूपी के छपरा जिले में, यूपी के छपरा में हुआ था, है ना। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आपको यह भी ध्यान रखना कि कहां जन्म हुआ था, तो छपरा जिला यूपी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 में। अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद की, तो 31 जुलाई 1880 लामही गांव पड़ता है आपका। लामही गांव कहां पड़ता है? ये यूपी में ही पड़ता है। तो यहां पे इनका जन्म हुआ था 1880 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके बाद बात करें शिवानी या गौरापंत। शिवानी और गौरापंत का जो जन्म 1923 में हुआ था, और कब और कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1923 को। 17 अक्टूबर 1923 को हुआ था। और कहां हुआ था? राजकोट। राजकोट कहां पड़ता है आपका? तो राजकोट पड़ता है गुजरात में, ये गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेल नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, पश्चिमी राजस्थानी ढूंढाड़ी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, हरियाणवी जाटू, सभी सुमेलित है। 4 ऑप्शन दिए हैं। लेकिन यहां पे देखना आप लोग, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो राजस्थानी हिंदी है ना, राजस्थानी हिंदी की एक उपभाषा है। इसकी 4 बोलियां आती है, 4 बोलियां आती है, और 4 बोलियां जो है चारों दिशाओं में आएगी। पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है आपकी जयपुरी। क्या आएगी? जयपुरी। उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत आती है आपकी मालवी, सॉरी, दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत आती है मालवी। उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत आती है मेवाती, और पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी। ये आती है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है? पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत ढूंढाड़ी आती है। जो ढूंढाड़ी होती है ना, ढूंढाड़ी जयपुरी को ही कहा जाता है। ढूंढाड़ी किसको कहा जाता है? जयपुरी को ही कहा जाता है। तो ये आपका गलत हो गया। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए था ढूंढाड़ी, बल्कि पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आना चाहिए था। तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत। अगर हम ये देखें कि उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, देखो उत्तरी राजस्थानी उत्तर ऊपर की तरफ होगा, तो मेवाती, ये बिल्कुल सही है। हरियाणवी को जाटू बोलते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो ए आंसर हो जाएगा। यही है, गलत है, गलत वाला देखना था हमने। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस एक भाषा का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची से नहीं है? देखो भाई, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं। तो मैं आपको 22 भाषाएं यहाँ पे गिना देता हूं। 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी 22 भाषाएं? सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी? अगर हम भारत को, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ को जाएं, तो सबसे पहले हमारी क्या आ जाएगी? कश्मीरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कश्मीरी। कश्मीरी के बाद आपकी क्या आ जाएगी? कश्मीरी से नीचे आओगे आप लोग तो आपकी आ जाएगी पंजाबी, है ना, पंजाबी। पंजाबी के बाद आपकी हिंदी आ जाएगी, और हिंदी के साथ साथ आपका उर्दू भी आएगी, और उर्दू के बाद आपका संस्कृत। संस्कृत और उर्दू जो है हिंदी के ही साथ चलती है। तो इनको सबको जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है ना। तो जो उत्तराखंड है आपका, हिमाचल प्रदेश है, और राजस्थान है, और यूपी और बिहार है, यहाँ पे पूरा जो है आपका ये हिंदी के ही अंतर्गत आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपकी क्या हो जाएगी? गुजराती हो जाएगी। गुजराती हो जाएगी। गुजराती के बगल में, और आंध्र, उसके क्या कहते हैं, राजस्थान के बगल में आपकी क्या है? सिंधी आ जाती है ना। वहां पे क्या आ जाएगी? आपकी सिंधी भाषा आ जाएगी, है ना। सिंधी से थोड़ा सा और नीचे आओगे आप लोग तो महाराष्ट्र आता है। तो महाराष्ट्र में आपकी क्या हो जाएगी? मराठी हो जाएगी। मराठी से थोड़ा नीचे आओगे तो साउथ भारत में आपकी, अगर केरल में जाओगे तो केरल में मलयालम आ जाएगी। मलयालम आ जाएगी। मलयालम के बाद आपको जो है, अगर आप जाओगे कहां पे? तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में आपकी क्या हो गई? तमिल होगी।
आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जाओगे तो यहाँ पे तेलुगु आ गया, और आपके कर्नाटक में जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कन्नड़ आ जाएगी। ये सब 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसके बाद आप पूर्वी भारत की तरफ को जाओगे तो सबसे पहले आपकी क्या हो जाएगी, उड़िया आ जाएगी, उड़ीसा में आपकी उड़िया आ जाएगी, बंगाल में आपको क्या आ जाएगी, बंगाली आ जाएगी, है ना। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और इधर के पश्चिमी भारत में जाओगे, पश्चिमी तट में जाओगे आप लोग, तो पश्चिमी तट में आपकी क्या आ जाती है, कोंकणी हो जाती है ना, क्या हो जाती है, कोंकणी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप जाओगे आप पूर्वोत्तर भारत में, तो पूर्वोत्तर भारत में आपकी क्या हो जाएगी, असमिया हो जाएगी, है ना, असमिया हो जाएगी। इसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, बोडो हो जाएगी, है ना, आपकी डोगरी हो जाएगी, आपकी संथाली हो जाएगी, संथाली हो जाएगी, और क्या हो जाएगी आपकी मैथिली हो जाएगी, और हो जाएगी। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक मणिपुरी, एक हो जाएगी आपकी मणिपुरी। तो ये जो है आपकी 22 भाषाएं हैं। ये 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है, जिसमें आप लोग देखो ये नेपाली भी है ना, नेपाली भी है, उर्दू भी है, तमिल भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं है, तो छत्तीसगढ़ी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूल या किताब बांचदा उक्त वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब है भाई कि जो स्कूल जाने वाला बच्चा होता है या स्कूल जो जा रहा है वो क्या है, किताब पढ़ता है। तो किताब पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, तो सकर्मक क्रिया इसका आंसर हो जाएगा। अकर्मक क्रिया क्या होती है, सोना, रोना, हंसना, खेलना, या नदी का बहना, चिड़िया का उड़ना, हाथी का झूमना, जो प्राकृतिक क्रियाएं होती है वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है ना। और संयुक्त क्रिया तो ऐसे होती है जैसे चल देना, हंस देना, जो 2 धातुओं से मिलकर बनती है ना, तो आपकी क्या हो जाएगी, इसका आंसर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, 11 स्वर होते हैं, तो वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर, और एक होता है अवृत्तमुखी स्वर। दूसरा क्या होता है, अवृत्तमुखी स्वर। तो जो वृत्तमुखी होते हैं वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुंह जो है गोलाकार स्थिति में या वृत्ताकार स्थिति में आ जाता है। जैसे आपका इसमें कौन कौन आएगा, एक तो आएगा आपका छोटा ऊ, एक आएगा बड़ा ऊ, एक आ जाएगा आपके पास ओ, और एक आ जाएगा आपके पास आओ। तो ये 4 होते हैं इसमें, और इसमें बाकी के जो बच्चे हैं वो इसमें आएंगे। जैसा आपका अ हो गया, आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। री को जो इसमें कहीं पर नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपको री को बोलना भी पड़े तो री आपका इसी में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे पढ़ते नहीं है, इसको किसी श्रेणी में रखा नहीं री को, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, अपनी भली बाट में बै ऊंची, कुमाऊनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो भाई यहां पर देखना क्या कह रहा हूं कि इंसान जो है अपने रास्ते जो है जिस प्रकार का बनाता है, इंसान को उसी प्रकार का फल मिलता है। यानी कि कहने का मतलब है यहां पे कि नेकी का फल अवश्य मिलता है। अगर आप नेकी काम करोगे तो आपका रास्ता अच्छा बनेगा और नेकी का फल आपको जरूर मिलेगा। और जो मतलब जिसके साथ जैसा बुरा करेगा, जैसा बर्ताव करेगा, उसके साथ वैसा ही होता है। किसी को कोई धोखा देगा तो उसके साथ भी कोई ना कोई धोखा करके जरूर जाएगा, ये आप देखते रहना, ठीक है। चलो डी हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में किसी कथन को अलग दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो भाई हिंदी में किसी कथन को अलग दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आप लोग देखना, पहले तो हम इन सभी विराम चिन्हों के बारे में बात करते हैं। अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है, जिसको हम क्या है, कोमा भी बोलते हैं। तो जहां पर बिल्कुल एकदम थोड़ा सा रुकना होता है वहां पर अल्प विराम चिन्ह लगता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें अल्प विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह की, तो उप विराम चिन्ह क्या होता है, जैसे हमने कोई कथन लिखा, फिर कथन को लिखने के बाद ऐसे करके 2 बिंदु लगाते हैं, है ना, फिर आगे लिखते हैं, तो इसको जो है आपका, इसको कहते हैं क्या, उप विराम चिन्ह। अगर हम यहाँ पे हंस पद की बात करें तो हंस पद ऐसा होता है जैसे हम कोई चीज लिख लें। मैंने कहा कि जैसे यहाँ पे कोई लिखा है राम घर जाता है, लेकिन हमने जो है घर छोड़ दिया बीच में, तो बीच में जैसे 2 ये वाले से और कौन है, इसके बीच में कुछ लिखना था, तो यहाँ पे ऐसे करके साइन लगा देते हैं और फिर लिख देते हैं, तो इसको हंस पद कहते हैं। यानी कि जहाँ पे कुछ छूटी हुई चीज होती है वहां पे ऐसा साइन लगा के लिख देते हैं, तो छूटी हुई चीज को लिखने के लिए जो हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह क्या होता है, लाघव चिन्ह ऐसे होता है जैसे आपने सुना होगा, जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर के पीछे ऐसे करके लाघव चिन्ह लगाया जाता है। तो लाघव चिन्ह किसी भी बड़े शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए जो है लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे अगर देखा जाए एक हिसाब से, तो उप विराम चिन्ह क्या होता है, उप विराम चिन्ह होता है कि किसी भी कथन को अलग दिखाने के लिए इस क्या कहते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई कथन है, कथन यहाँ से यहाँ तक लिखा है, इसके बाद जो हमने कोई कथन को अलग से लिखना है, इसके सामने हेडिंग टाइप की लिखी, तो इसको हम उप विराम चिन्ह बोल सकते हैं ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है भाई, किसका, उदाहरण चिन्ह का, तो उदाहरण चिन्ह को जो है इस तरीके से लगाया जाता है, जिसको हम इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, उसके अंदर लिखते हैं। तो कथन को लिखने के लिए, अलग से लिखने के लिए इसको भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो चलो इसका आंसर तो फिलहाल क्या है, ऑप्शन के हिसाब से ये है, लेकिन उदाहरण चिन्ह ऑप्शन में होता तो ज्यादा बेटर आंसर होता है इसका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिम किरीटनी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखो माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये तो सही है, लेकिन हिम किरीटनी के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला इनको। किसके लिए मिला है, हिम
तरंगिणी, हिम तरंगिणी के लिए मिला है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1955 में। दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी को 1943 में हिम तरंगिणी रचना के लिए देव पुरस्कार मिला है। माखनलाल चतुर्वेदी को 1943 में देव पुरस्कार मिला है, लेकिन हिम तरंगिणी के लिए नहीं मिला। यह पुरस्कार मिला इनको किसके लिए? हिम किरीटिनी के लिए मिला है। तो ये दोनों के दोनों ही जो है गलत हो गए, तो ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे, तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही मिलान कीजिए। देखो सही मिलान कीजिए, जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन। तो जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसे कथन को क्या कहते हैं? प्रहेलिका। प्रहेलिका कहते हैं भाई, ये बिल्कुल सही है। इंद्रियों से ना जानने योग्य, जिसको मतलब इंद्रियों से नहीं जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? गोतित कहते हैं। अब देखो आपने अगोचर क्या देखा होगा? अगोचर, तो इसको आप अगोचर भी बोल सकते हो। इंद्रियों से ना जानने योग्य, जिनको जो मतलब इंद्रियों से परे हो, जिसको हम इंद्रियों के द्वारा भी नहीं जान सकते हैं, उन्हें अगोचर कहते हैं। और अगोचर को ही क्या कहा जाता है? गोतित कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? दूसरे का दूसरा हो जाएगा। हास्य परक प्रधान कहानी या लेख क्या कहलाता है? प्रहसन कहलाता है। तो ये भी एक सही है, इसका सी का तीसरा ही है। जिसने बहुत सुंदर ज्ञान पाया हो उसे क्या कहते हैं? बहुश्रुत कहते हैं। तो ये भी सही है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो मेरे ख्याल से डी में इसका आंसर होगा। तो डी इसका आंसर है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ये देखो 10वां क्वेश्चन है, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा? तो ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा? तो भाई देखना आप लोग, अगर हम यहां पर देखें तो ग्रामीण, जो ग्रामीण होता है वो गांव में रहने वाले के लिए अगर हम बोलेंगे कि वो ग्रामीण है, तो उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? आपके एक हिसाब से विशेषण हो गया, ये है ना, विशेषण हो गया। अगर हम ग्राम्य की बात करें तो ग्राम्य भी क्या है कि गांव में रहने वाले लोगों को ग्राम्य बोलते, तो उनकी एक विशेषता ही बता रहा है। तो ये भी क्या हो गया? अपने आप में एक विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन अगर हम ग्रामर को देखें तो ग्रामर क्या है? एक मतलब भाषा को सीखने के लिए प्रयोग की जाने वाली वो है, एक मतलब किताब को बोल सकते हो आप। ग्रामर की किताब है, एक पुस्तक है। तो ये मतलब क्या है कि आपके ग्रामीण का कोई संज्ञा तो नहीं है, तो किताब से मतलब है। लेकिन अगर हम ग्राम की बात करें तो एक किसी गांव के नाम की बात कर रहा है, तो यहां पर किसी गांव के नाम की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो जातिवाचक संज्ञा, तो ये ग्रामीण की ही क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 6 है। देखो ये गलत है। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 6 नहीं है बल्कि 11 है। मूल सर्वनामों की संख्या हिंदी में 11। मैं बताता हूं कौन कौन से 11 सर्वनाम। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये मूल सर्वनामों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। अगर हम देखें सर्वनामों के भेद, अगर भेद बोलेगा तो भेद सर्वनामों के कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनामों के क्या होता है? भेद होता है ना। तो सर्वनाम में इसको डिटेल में हमने पढ़ा भी रखा आपको, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पढ़ा देंगे। चलो अगला क्वेश्चन है यहां पे, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? जो मतलब ये सबसे है, ये जो ये वाक्य दे रखा, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, इसमें ये सबसे शब्द ये है क्या? विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आप लोग देखिए भाई, जो नदी है, नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषता बताई जा रही है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है कैसी है? चौड़ी है। तो ये क्या हो गया आपके पास? विशेषण। ये चौड़ी तो हो गया विशेषण। और ऐसे सब जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जैसे चौड़ी है तो कैसे ये सबसे चौड़ी है, सॉरी, तो ये क्या कर रहा है? विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। देखो भाई, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि हिंदी की जो उपभाषाएं होती है, हिंदी की जो क्या होती है? उपभाषाएं होती है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी होती है भाई? तो हिंदी की उपभाषाएं होती है आपकी 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। एक है आपकी पहाड़ी हिंदी, है ना, एक है आपकी राजस्थानी, एक है राजस्थानी हिंदी, एक है आपकी पश्चिमी हिंदी, एक है आपकी पूर्वी हिंदी, है ना, पूर्वी हिंदी, और एक है आपकी बिहारी हिंदी। ये हिंदी की जो है
कितनी है? 5 उपभाषाएं हैं, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। इन उपभाषाओं में देखें अगर, तो बिहारी की जितनी भी बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगी, उनका सबका विकास किससे हुआ है? उनका सबका विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। अगर आप पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है क्या हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और अगर आप इन तीनों की बात करोगे, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, तो इन तीनों का विकास हुआ है किससे? सौरसेनी से। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनके अंतर्गत, इन तीनों के अंदर जितनी भी इनकी बोलियां आएगी वो सारी की सारी सौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। और पूर्वी हिंदी बोलेगा, इसके अंदर जितनी भी बोलियां आएगी वो अर्धमागधी अपभ्रंश से उनका विकास हो जाएगा। और बिहारी के अंतर्गत जितनी भी बोलियां आती है, जैसे आपकी मैथिली है, मगधी मैथिली है और भोजपुरी है, मगही है, ये सारी की सारी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, तो इनका विकास सबका मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा था? राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दक्षिणी, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कनक का पर्यायवाची नहीं है? देखो भाई, जो गेहूं है ना, गेहूं एक वैसे अनाज है, लेकिन गेहूं जो है कनक का पर्यायवाची है, जिसको हम कनक को क्या बोलते हैं? सोना भी बोलता है। कनक का पर्यायवाची सोना भी है, कनक का अर्थ जो है धतूरा भी है, कनक का पर्यायवाची गेहूं भी है, कनक का पर्यायवाची जात रूप भी है। कनक का पर्यायवाची क्या है? जात रूप भी है। और कनक का पर्यायवाची हेम भी है। सारे के सारे कनक के पर्यायवाची है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी कनक के पर्यायवाची है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात को अचानक बारिश होने लगी, उक्त वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? देखो, रात में अचानक बारिश होने लगी, यहां पर देखना भाई, रात में जो बारिश होने लगी, इस बारिश का क्या हुआ कि जो होने का तरीका था वो ऐसा था कि धीरे धीरे नहीं हुई बारिश। बारिश कैसे हुई है? अचानक हुई। तो जो ये अचानक बारिश हुई है, ये वाक्य की क्या बता रहा है? ये वाक्य की रीति या ढंग को बता रहा है। और राति या वाक्य की जहां पर रीति या ढंग को बताया जाता है, वहां पे क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो सी इसका आंसर हो जाता है ना। चलो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मात्रा को बताता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसी स्थान को बताएगा, कालवाचक काल या समय को बताएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। देखो भाई, सबसे पहली बात कि हम जो है विधवा की बात करें तो विधवा शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे क्या, जिस स्त्री का पति मर गया हो उस स्त्री को हम क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। विधुर हम किसको कहते हैं? कि जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे हम क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। तो जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहेंगे? विधुर। लेकिन अगर आप पुरंदरी बोलोगे तो पुरंदरी कैसे कहते हैं? कि ऐसी भाग्यशाली स्त्री जिसका पति भी जीवित हो, पति जीवित हो, और जिसका पुत्र भी हो यानी कि बेटा भी हो, और जिसकी पुत्री भी हो यानी कि बेटी भी हो, जिनकी ये सारी संतान है, मतलब बेटा बेटी भी हो और पति भी जिंदा हो, तो उसको पुरंदरी कहते हैं ना। बाकी सदुर जो है इसका मतलब वैसे क्या होता है? मीठा होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिपोर्टाज का संबंध है। देखो भाई, सबसे पहली बात कि जो रिपोर्टाज शब्द है ना, ये किस भाषा का शब्द है? रशियन भाषा का शब्द है, रूसी भाषा का ये शब्द है। इस शब्द का जो उत्पत्ति हुई है ये 1939 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। क्यों की गई थी? क्यों, कैसे हुई थी इसकी उत्पत्ति? कि जैसे हमारे यहाँ पे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में किसी की डेथ हुई है, कौन देश हार रहा है, किसके कितने ज्यादा जो है नुकसान हुआ है, किसका कितना ज्यादा, कौन सी सेना जो है हावी हो रखी है, तो ये सारी की सारी जानकारियां एकत्रित करने के लिए जो है, जो मतलब क्या थे कि एकत्रित करने के लिए जो वो किया गया, एक मतलब खोखा तैयार किया गया था, उसी को क्या कहा गया? रिपोर्टाज कहा गया था। तो रिपोर्टाज शब्द का प्रयोग जो है एक हिसाब से देखा जाए तो पत्रकारिता से संबंधित, तो पत्रकारिता का ये एक हिसाब से अंग हो गया। ठीक है ना, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा। देखो भाई, प्रिय माता जी, ये प्रिय शब्द है ना, जो वो प्रिय शब्द जो अपने से छोटों के लिए यूज किया जाता है, जैसे प्रिय पुत्र है ना, प्रिय भाई, ऐसे करके यूज कर सकते हैं। जो आदरणीय शब्द है, आदरणीय शब्द ज्यादातर जैसे गुरुजनों के लिए किया जाता है, अपने गुरुओं के लिए किया जाता है। लेकिन पूजनीय शब्द अपने माता या अपने पिताजी को किया जाता है। तो पूजनीय शब्द जो है सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? देखो, अगर हम यहाँ पे यमक अलंकार की बात करें तो यमक अलंकार वो अलंकार होता है कि जिसमें दो शब्द जो है, एक ही शब्द जो है दो बार आया और हर बार उनका अर्थ अलग अलग होता है ना। दूसरी बात, अगर हम दीपक की बात करें तो दीपक अलंकार कौन सा अलंकार होता है? ऐसा अलंकार जिस अलंकार की जो पास की वस्तुएं होती है और दूर की जो वस्तुएं होती है उन दोनों में समानता जब होती है तो वहां पे दीपक अलंकार होता है।
अनुप्रास उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार होता है जहां पे उपमेय की उपमान से क्या की जाती है? तुलना की जाती है। एक वस्तु की जैसे मेरा उसका मुख चांद के समान है, एक वस्तु की दूसरे वस्तु से क्या की जाए? तुलना की जाए, तो वहां पे क्या होती है? उपमा अलंकार होता है जहां पे उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है। और अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखो, तो पहला वर्ण है मो, दूसरा वर्ण यहाँ पे मो, यहाँ पे भी पहला वर्ण मो, तीनों में पहला वर्ण मो मो आया है, तो मो वर्ण की आवृत्ति हो रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? तो इनमें से किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? तो देखो, स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियां अनुस्वार है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, जो अनुस्वार जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होती भाई, है ना, ये गलत है। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, तो स्वर के साथ तो ये ध्वनियां आती है, लेकिन हर बार जो स्वर के साथ नहीं आती है ना। स्वरों के साथ जरूर लगाई जाती है, लेकिन हर बार स्वर के साथ नहीं आती, तो इसलिए ये भी नहीं है। व्यंजनों के बाद में आने वाली ध्वनियां, व्यंजनों के बाद तो ये बिल्कुल नहीं आती, तो ये किसके बाद आती है? हमेशा स्वरों के बाद आने वाली ध्वनियां है ना, क्योंकि ये स्वर के ही साथ लगेगी। जैसा आपका जैसे अ के ऊपर लगे अंग, जैसा मो भी लिखेंगे, मो के ऊपर लगाएंगे तो इसको तोड़ेंगे तो मो पे हलंत लग जाएगा, तो इसमें अ अलग हो जाएगा, तो अ के ऊपर आ जाएगी, तब भी अ के ऊपर ही आएगी ना। तो ये किसके साथ आती है? स्वर के साथ आती है हमेशा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन उत्तराखंड वाले सर करवाएंगे, उसके बाद जीएस के और फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। चलो उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम 21 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, किस मंदिर में गुप्तकालीन सूर्य मूर्ति, उत्तर गुप्तकालीन गंगा मूर्ति, पूर्व मध्यकालीन धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध मूर्ति व 12वीं सदी की बिनाधार नटराज मूर्ति व 12वीं भुजी चंडिका की मूर्तियां किस मंदिर में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर मंदिर हो जाएगा भाई आपका रुद्रमालय या फिर गोपेश्वर मंदिर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये मंदिर आपका रुद्रमालय मंदिर या गोपेश्वर मंदिर आपका हो जाएगा गोपेश्वर चमोली में, ठीक। यहाँ पर इस मंदिर की जो स्थापना की थी वो की थी गणपति नाग ने, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर नागवंश के 4 राजाओं का हमें उल्लेख मिलता है। नागवंश के 4 राजाओं का हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। और 4 राजाओं का आपको नाम पता होना चाहिए कि गोपेश्वर जो मंदिर है चमोली में, उसमें हमें 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें से एक राजा हो गया आपका गणपति नाग, ठीक है। दूसरा हो गया आपका स्कंदनाग, तीसरा राजा हो गया आपका विभुनाग, और चौथा राजा हो गया आपका अंशुनाग। तो इन 4 राजाओं के नाम हमें, नागवंश के 4 राजाओं के नाम हमें किस अभिलेख या किस मंदिर में मिलते हैं? तो वो मंदिर आपका गोपेश्वर मंदिर, ठीक है, चमोली में हो जाएगा। दूसरा देखना कि जागेश्वर मंदिर आपका हो जाएगा जागेश्वर मंदिर समूह, ये आपका है अल्मोड़ा में ये मंदिर स्थित है, जागेश्वर मंदिर समूह। और ये राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। इसे आप उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है, जागेश्वर मंदिर समूह का। और यहाँ का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो है महामृत्युंजय मंदिर, ठीक है। और सबसे बड़ा मंदिर जो यहाँ पर है वो है आपका दिनदेश्वरा मंदिर। कहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर है? जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा आपका दिनदेश्वर मंदिर, ठीक है। ये सबसे बड़ा मंदिर है इस मंदिर समूह का, और ये सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक। बाकी तीसरा देखना, यहाँ पर द्वाराहाट मंदिर जो समूह है ये भी आपका अल्मोड़ा जिले में हो जाएगा, ठीक है। इसे आपका हिमालय की द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है, द्वाराहाट मंदिर समूह को। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना, द्वाराहाट मंदिर समूह में हमें यहाँ पर 3 मंदिर ज्यादा यहाँ पर फेमस है, जो आपको पता होना चाहिए। 3 मंदिर कौन कौन से हैं? जैसे आपने सुना होगा कचहेरी, मनिया और रतनदेव, ठीक है। द्वाराहाट मंदिर समूह में 3 मंदिर समूह आपको यहाँ पर याद रखने हैं भाई। एक आपका कचहेरी मंदिर समूह, दूसरा आपका ध्यान रखना है यहीं पर, ठीक है, मनिया मंदिर समूह, ठीक है। मनिया मंदिर समूह हो गया, कचेरी मंदिर समूह हो गया, और तीसरा जो मंदिर समूह है जो इसी द्वाराहाट मंदिर में आता है वो है आपका रतनदेव मंदिर समूह। तो अगर आपसे पूछे कि कचहेरी मंदिर समूह या फिर मनिया देवी मंदिर समूह या रतनदेव मंदिर समूह हमें किस मंदिर में मिलते हैं, तो ये तीनों मंदिर समूह आपका द्वाराहाट मंदिर समूह में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना कि द्वाराहाट मंदिर समूह कहाँ पर है भाई? ये अल्मोड़ा में हो जाएगा, हिमालय की द्वारिका के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा मंदिर है, द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर अगर आपसे पूछे तो गुज्जर देव मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। गुज्जर देव मंदिर किस मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर है? तो द्वाराहाट मंदिर समूह का गुज्जर देव मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। ऑप्शन डी में देखना शमशान मंदिर हो जाएगा भाई आपका, ये हरिद्वार में है। शमशान मंदिर राज्य में कहाँ स्थित है? हरिद्वार में, ठीक है। चलो, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 22।
राज्य सरकार द्वारा वैश्विक इको पार्क के रूप में, वैश्विक इको पार्क के रूप में डांडाचली एक जगह है, मतलब डांडाचली को वैश्विक इको पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, किस जनपद में स्थित है? तो डांडाचली आपका किस जनपद में स्थित है? ये हो जाएगा आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, डांडाचली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 23, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको। ठीक है, तो यहां पे देखना, नैना देवी मंदिर का निर्माण मल्लीताल में मोतीराम शाह के द्वारा किया गया। ठीक है भाई, नैना देवी मंदिर जो आपका नैनीताल में है और ये मल्लीताल में है, और इसका जो निर्माण किया गया था वो मोतीराम शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, पहला तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखना, स्थानीय लोग न्याय के देवता को डाना ग्वैल, गैरा ग्वैन या फिर ग्वैल बणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझना कि जो स्थानीय लोक देवता है जिसे न्याय का देवता कहते हैं, इसे बोला जाता है डाना ग्वैल या गैराणिक ग्वैल या फिर बणी ग्वैल। ठीक है, नाम से गोलू देवता की पूजा कहाँ पर होती है? गोड़ा खाल में। देखो गोड़ा खाल पड़ता है आपका नैनीताल में। ठीक है, और नैनीताल में आपका गोलू देवता मंदिर है। राज्य में गोलू देवता मंदिर आपका 3 जगह पाए जाते हैं भाई, एक नैनीताल के गोड़ा खाल में है, एक चंपावत में और एक अल्मोड़ा में है। और जो ये गोड़ा खाल मंदिर की बात कर रहा है, गोलू देवता मंदिर, ये नैनीताल, ये आपका गोड़ा खाल नैनीताल की बात कर रहा है। ठीक है, इस मंदिर की निर्माण किया था बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद जो चंद वंश के राजा है, उन्होंने गोड़ा खाल वाले ग्वाल देवता मंदिर या गोलू देवता मंदिर का निर्माण किया, यानी कि ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखना कि काड़ गोदाम गोला नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भाई, जिसे चौहान पाटा के नाम से भी जाना जाता था। तो काड़ गोदाम को पहले किस नाम से जाना जाता था भाई? चौहान पाटा के नाम से भी जाना जाता था। और काड़ गोदाम किस नदी के किनारे है? गोला नदी के किनारे है। और काड़ गोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो काड़ गोदाम को कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? चौहान पाटा के नाम से काड़ गोदाम को जाना जाता था। ठीक है, चौथा देखना कि महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि महादेवी और रविंद्रनाथ टैगोर इन दोनों ने रामगढ़ में प्रवास किया था। ठीक है, ऐसे लिखा आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर और महादेवी का प्रवास कहां पर हुआ था? रामगढ़ में। और रामगढ़ आपका कहां पड़ता है? नैनीताल में है। और यहीं पर जब महादेवी वर्मा ने यहाँ पर प्रवास किया था तो उनकी स्मृति में यहाँ पर एक संग्रहालय खोला गया है। तो ध्यान रखना कि महादेवी वर्मा का संग्रहालय, उनकी स्मृति में संग्रहालय कहां पर खोला गया है? रामगढ़ नैनीताल में, यानी कि ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही छांटना था, तो सारे के सारे यहां पर आपका सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 24, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान कहां पर स्थित है? ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, राजकीय उद्यान की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा भाई आपका चौबटिया। ठीक है, चौबटिया में हो जाएगा, यानी कि अल्मोड़ा में। देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान चौबटिया में आपने सुना होगा कि फल संरक्षण एवं शोध केंद्र, फल संरक्षण एवं शोध केंद्र राज्य में फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका चौबटिया में। ठीक है, और इसी शोध केंद्र को पहले किस नाम से जाना जाता था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका कहां पर? चौबटिया, यानी कि अल्मोड़ा में हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में देखना सोमेश्वर। देखो सोमेश्वर में सोमेश्वर मंदिर है, सोमेश्वर देवालय या सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर देवालय या सोमेश्वर मंदिर का जो निर्माण किया था वो किया था चंद वंश के प्रथम राजा सोमचंद के द्वारा। सोमचंद ने इस मंदिर को बनाया था अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में इस मंदिर का निर्माण किया था। कौन सा मंदिर? सोमेश्वर मंदिर का निर्माण अल्मोड़ा में किया गया था सोमचंद के द्वारा। देखो, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर की गई पूजा, सोमेश्वर मंदिर में की गई पूजा विश्वनाथ मंदिर के समतुल्य मानी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, राज्य का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी पूजा विश्वनाथ मंदिर के सम्मान मानी गई है? ठीक है, तो वो मंदिर हो जाएगा आपका सोमेश्वर मंदिर जो अल्मोड़ा में है। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ की गई पूजा विश्वनाथ मंदिर के समतुल्य मानी जाती है, इसलिए ये मंदिर प्रसिद्ध है, सोमेश्वर मंदिर, जो कि आपका हो जाएगा अल्मोड़ा के सोमेश्वर में। बाकी रानीखेत के बारे में तो आपको पता ही है भाई। रानीखेत को एक अंग्रेज अधिकारी थे विलियम डोगल्स, उन्होंने इसे विश्व का सर्वोत्तम क्या माना? पर्यटक स्थल माना था। किसे? रानीखेत को। ठीक है, रानीखेत में आपका बहुत सारी चीजें भाई, जैसा आपने पढ़ा होगा बालू बांध,
राज्य में बालू बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये रानीखेत में हो जाएगा आपका। दूसरा आपका यहाँ पर नागदेव ताल भी है, नागदेव ताल राज्य में कहाँ स्थित है, रानीखेत में हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका ध्यान रखना कि यहाँ पर रानीखेत में आपका झूला देवी मंदिर, देखो झूला देवी पर्वत, रानीखेत हो जाएगा आपका झूला देवी पर्वत पर, झूला देवी पर्वत है, ठीक है, झूला देवी पर्वत श्रृंखला है आपका कहां पर, अल्मोड़ा में। तो रानीखेत इस झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना इसे। बाकी यहां पर ध्यान रखना कि बालू बांध हो जाएगा, यहाँ पर कामेश्वर मंदिर हो जाएगा, नागनाथ मंदिर, नागदेव ताल भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो चौथा, अच्छा इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 25। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये देखना आपका, देखो यहाँ पर हरडोल या फिर हरदोल शिखर, ये भी आपका हो जाएगा पिथौरागढ़ में, ओम पर्वत भी आपका पिथौरागढ़ में है, हाट कालिका मंदिर भी पिथौरागढ़ में हो जाएगा भाई, और जानवी नोला भी आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सारे के सारे आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना भाई, हरदेवल जो पर्वत है इसकी ऊंचाई 71-51 मीटर है, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना कि इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले आपसे, ये आपका पिथौरागढ़ में मिलम घाटी में स्थित है, मिलम घाटी, और मिलम घाटी आपका पड़ती है पिथौरागढ़ में। इसकी जो ऊंचाई है, इस पर्वत की ऊंचाई वो है 7151 मीटर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में, ठीक। बाकी ओम पर्वत जो है ये भी आपका पिथौरागढ़ में है, इसे छोटा कैलाश या आदि कैलाश के नाम से भी जाना जाता है ओम पर्वत को, ठीक है। छोटा कैलाश या आदि कैलाश के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है, ओम पर्वत को जाना जाता है। बाकी हाट कालिका मंदिर जो कि आपका पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है, हाट कालिका मंदिर, और महिषासुर मर्दिनी का ये एक सिद्ध पीठ है, ठीक है। ऐसे लिखा आता है कि महिषासुर मर्दिनी का जो एक सिद्ध पीठ है पिथौरागढ़ में, ये आपका हाट कालिका मंदिर हो जाएगा। बाकी जाह्नवी नोला या फिर टोटा नोला, टोटा नोला भी पूछे आपसे, टोटा नोला, तो ये दोनों नोला कहां पर हो जाएंगे, ये दोनों नोला हो जाएंगे आपके पिथौरागढ़ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 26। निम्नलिखित में से बागेश्वर जनपद में स्थित नहीं है, इनमें से कौन सा बागेश्वर जनपद में स्थित नहीं है। देखो हक मंदिर भी आपका बागेश्वर स्थित है, ठीक है। नील पर्वत या नीलगिरी पर्वत ये भी आपका बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। पांडु स्थल, पांडु स्थल भी आपका बागेश्वर में है। आपका ऑप्शन जो डी है झूठे का मंदिर, ये हो जाएगा आपका चंपावत में, चंपावत में स्थित है आपका झूठे का मंदिर, ठीक है। बागेश्वर के बारे में ध्यान रखना भाई, बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहते हैं, उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है इसे, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना बागेश्वर के बारे में, इसे नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है या नील पर्वत है बागेश्वर में, तो इसलिए इसे नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है बागेश्वर में। बाकी बागेश्वर दो नदियों के संगम पर स्थित है भाई, एक आपकी सरयू नदी हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी आपकी गोमती नदी। तो गोमती और सरयू नदी के स्थान पर जहां पर इन दोनों का मिलन होता है या जहां पर ये दोनों का संगम होता है, वो बागेश्वर नामक स्थान पर होता है, ठीक है, जिसे आपका बोला जाता है तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग के नाम से किसे जाना जाता है भाई, तीर्थराज प्रयाग के नाम से अगर आपसे पूछे तो बागेश्वर को जाना जाता है। क्यों कहा जाता है इसे तीर्थराज प्रयाग, क्योंकि पुराणों में आप देखते हैं कि पुराणों में आपका सरयू नदी को गंगा का स्वरूप माना गया है और गोमती नदी को आपका यमुना का स्वरूप माना गया है, इसलिए इन दोनों का जहां पर संगम होता है बागेश्वर में, उसे तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 27। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चंपावत में स्थित नहीं है, ठीक है। तो चंपावत में कौन सा नहीं होगा भाई, देखो सप्तेश्वर मंदिर भी है, सप्तेश्वर 7 मंदिरों का समूह है सप्तेश्वर मंदिर, जो कि आपका चंपावत में है। मीठा रीठा साइड भी आपका चंपावत में होगा। चौमू या चौमू देवता मंदिर भी आपका चंपावत में हो जाएगा। बाकी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बाला सुंदरी मंदिर, ये आपका भाई काशीपुर में है, जिसे ज्वाला देवी भी कहते हैं, ज्वाला देवी, ठीक है, ज्वाला देवी मंदिर भी कहते हैं इसे, ये हो जाएगा आपका काशीपुर यानी कि उधम सिंह नगर में। तो ध्यान रखना बाला सुंदरी मंदिर या फिर ज्वाला देवी मंदिर या कुटेटी देवी मंदिर तो आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा, ठीक है। इसे बाला सुंदरी मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है भाई, इस बाला सुंदरी मंदिर को आपका एक और नाम भी है इसका, तो ध्यान रखना भाई आपका बालेश्वर मंदिर जो है ये चंपावत में हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी यहां पर सप्तेश्वर मंदिर में देखना भाई, ये 7 मंदिरों का समूह है, 7 मंदिरों का समूह, अगर आपसे पूछे 7 मंदिरों का समूह, मंदिरों का समूह, ये आपका सप्तेश्वर मंदिर समूह, ये आपका चंपावत में हो जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे प्राचीन या सबसे प्रसिद्ध मंदिर है इन 7 मंदिरों में, वो हो जाएगा आपका बालेश्वर मंदिर, ठीक है। बालेश्वर मंदिर चंपावत में है। इन्हीं 7 मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर अगर आपसे पूछे तो बालेश्वर मंदिर हो जाएगा। मीठा रीठा साहिब, यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है भाई, एक आपका लदिया नदी और राठिया नदी का संगम होता है आपका मीठा रीठा साहिब में। बाकी यहाँ पर 1-2 चीजें और ध्यान रखनी है आपको मीठा रीठा साहिब में।
देखो मीठा रीठा साहिब, यहाँ पर गुरु नानक देव जो प्रथम गुरु थे, सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, उन्होंने यहाँ पर यहाँ की यात्रा की थी। और यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे के बारे में आपको ध्यान रखना है। उस गुरुद्वारे का निर्माण हुआ था 1960 में, ठीक है, जो मीठा रीठा साइड में। किन दो नदियों के संगम पर है? लदिया और राठिया नदियों के संगम पर आपका क्या हो जाएगा? मीठा रीठा साहिब हो जाएगा। चोमू या चोमू देवता मंदिर भी आपका पंचेश्वर में हो जाएगा ये, ठीक है। पंचेश्वर नामक स्थान पर है, जो कि चंपावत और पिथौरागढ़ के बॉर्डर पे पड़ता है। पंचेश्वर नामक स्थान, जहां पर आपका काली नदी और सरयू नदी का भी संगम है भाई, ठीक है, पंचेश्वर में। और चोमू देवता मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये पशुओं के रक्षक के तुल्य इसकी पूजा की जाती है, ठीक है। चोमू देवता मंदिर की पूजा किसके तुल्य की जाती है? पशु रक्षक की सुरक्षा के लिए इसकी पूजा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 28, सही मिलान करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भीम गुफा, ब्रह्मा गुफा और कोटेश्वर गुफा, ये तीनों हो जाएगी भाई आपकी गुफाएं। ये है आपकी रुद्रप्रयाग में, ठीक है। कोटेश्वर गुफा पूछी या फिर भीम गुफा या फिर ब्रह्मा गुफा, तीनों की तीनों आपकी कहाँ पर हो जाएगी? रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन बी में देखना कि पांडव गुफा, माथम गुफा और प्रगटेश्वर गुफा हो जाएगी आपकी उत्तरकाशी में, ठीक है। शंकर गुफा, विश्वनाथ गुफा ये हो जाएगी आपकी टिहरी में हो जाएगी। बाकी पांडुखोली गुफा और त्र्यंबक गुफा ये हो जाएगी आपकी अल्मोड़ा में। तो ये क्या बन रहा है भाई? 1 3 2 4, 1 3 2 4 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, यहां पर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 29, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। यहां पर देखना केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में, ठीक है, कौन सी योजना है? प्रसाद योजना में राज्य के चारों धामों को शामिल किया गया, ठीक है। पहला आपका ठीक हो जाएगा, जो राज्य के 4 धाम है भाई, ठीक है। जैसे आपका हो गया केदारनाथ, केदारनाथ हो गया, ठीक है, इसको प्रसाद योजना में 2015-16 में शामिल किया गया था, ठीक है। दूसरा आपका बद्रीनाथ हो गया, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ को कब प्रसाद योजना में शामिल किया गया? 2018-19 में, ठीक है, 2018-19 में शामिल किया गया था। और तीसरा है आपका गंगोत्री और यमुनोत्री, इन दोनों को एक साथ शामिल किया गया था। गंगोत्री हो गया और आपका यमुनोत्री हो गया, यमुनोत्री, इन दोनों को एक साथ शामिल किया गया था 2021-22 में, ठीक है। तो ये आपका प्रसाद योजना जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, तो यहां पर इन चारों धामों को जोड़ा गया है, ठीक है। दूसरा देखना यहां पर ऑप्शन बी में देखना, पहला तो आपका सही है भाई। दूसरा ऑप्शन देखना कि स्वदेश दर्शन योजना, ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत कुमाऊं के 4 मंदिरों को शामिल किया गया है, ये भी आपका सही हो जाएगा भाई। सबसे पहले देखना कि केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई थी 2016-17 में, 2016-17 में उस योजना को बोला गया है स्वदेश दर्शन योजना, ठीक है। और कुमाऊं के 4 मंदिर जोड़े गए हैं इसमें। 4 मंदिर कौन कौन से हैं? एक है आपका कटारमल मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर हो जाएगा, ठीक है। एक आपका हो जाएगा जागेश्वर मंदिर समूह, जागेश्वर मंदिर समूह, और एक आपका हो जाएगा बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर, और चौथा हो जाएगा आपका बाराही देवी मंदिर, बाराही देवी मंदिर। और ये बाराही देवी मंदिर आपको पता है ये देवीधुरा में है, और देवीधुरा आपको पता है कि कहां पर है? चंपावत में है। तो इन 4 मंदिरों को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया गया है। कटारमल मंदिर और जागेश्वर मंदिर ये आपका अल्मोड़ा में हो जाएंगे, ठीक है, और बैजनाथ मंदिर आपका हो जाएगा बागेश्वर में। तो ध्यान रखना कि केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई थी 2016-17 में, उस योजना को बोला गया है स्वदेश दर्शन योजना, इसमें 4 मंदिरों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बाकी तीसरा ऑप्शन देखना कि पंचगंगा में, पंचगंगा में शामिल नदियों में कौन कौन सी है? गंगा भागीरथी होगी, अलकनंदा हो गई, मंदाकिनी नदी हो गई, धौली गंगा हो गई, ये पश्चिमी धौली गंगा की बात कर रहा है भाई, ठीक है, और यमुना नदी हो गई। तो ये 5 नदियां मिलकर पंचगंगा इन्हें कहा जाता है। जैसा आपने सुना होगा पंच प्रयाग है, ठीक है, पंच बद्री है, पंच केदार है, वैसे ही पंचगंगा भी है। तो पंचगंगा में कौन कौन सी नदियां आती है भाई? देखो गंगा और भागीरथी ये एक ही नदी है, इनको एक ही माना गया है। दूसरी आपकी है अलकनंदा नदी, तीसरी आपकी मंदाकिनी हो जाएगी, चौथी आपकी पश्चिमी धौली गंगा, और 5वीं नदी आपकी हो जाएगी यमुना नदी। तो ये भी आपका सही हो गया, ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा भी सही है। चौथा देखना कि स्वदेश दर्शन योजना 2.0, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना भाई। पहला कौन सी योजना थी? स्वदेश दर्शन योजना, ये सिर्फ स्वदेश दर्शन योजना है। और ये कौन सी योजना है? स्वदेश दर्शन योजना 2.0। और ये योजना आई थी भाई आपकी सितंबर 2023 में, इस योजना को शुरू किया गया था, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 2023 में। और इसमें राज्य के 2 जनपदों को शामिल किया गया है, और वो 2 जनपद वो भी कुमाऊं के, एक आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा, ठीक है, पिथौरागढ़, और दूसरा आपका चंपावत में हो जाएगा, चंपावत जिला। तो यहाँ पे समझना कि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में हमारे राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 2 जिलों को, पिथौरागढ़ और चंपावत को। और कब ये योजना शुरू की गई थी? 2023 में। यानी कि ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका सारे के सारे ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है, सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना
30 क्वेश्चन। किस ताल को, ठीक है, यहां पे देखना, किस ताल को प्रोज सरोवर के नाम से भी जाना जाता है? तो राज्य में कौन सा ताल ऐसा है जिसे प्रोज सरोवर के नाम से भी जाना जाता है? वो ताल हो जाएगा आपका स्यालदे पोखर, और ये आपका ये ताल आपका हो जाएगा भाई अल्मोड़ा में। ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। अल्मोड़ा में एक ताल है, उस ताल को बोला जाता है प्रोज सरोवर, लेकिन उस ताल का नाम क्या है? स्यालदे पोखर। ठीक है, दूसरा आपका ध्यान रखना, यहां पर एक और ताल है, ठीक है, अल्मोड़ा में। देखो बालू बांध है, यहाँ पर बालू बांध है यहाँ पर अल्मोड़ा में। ठीक है, रानीखेत में आपका बालू बांध हो जाएगा। बाकी यहाँ पर स्यालदे पोखर ताल है। दूसरा आपका राकस ताल है। ठीक है, राकस ताल को भी कुछ एक नाम से जाना जाता है, अनोक्त कुंड के नाम से किस ताल को जाना जाता है भाई? ठीक है, अनोक्त कुंड किस ताल को जाना जाता है? राकस ताल। बाकी गरुड़ ताल को जाना जाता है आपका, जैसे आपका नल ताल है, इसको बोला जाता है भाई कमल ताल के नाम से। ठीक है, नल ताल को बोलते हैं कमल ताल के नाम से जाना जाता है, और ये आपका नैनीताल में हो जाएगा। ठीक है, नैनीताल में। और बाकी गरुड़ ताल जो है इसे चित्रहद के नाम से भी जाना जाता है। चित्रहद, किस ताल को चित्रहद के नाम से भी जाना जाता है? तो वो आपका गरुड़ ताल हो जाएगा। अनोक्त कुंड के नाम से राकस ताल को जाना जाता है। ठीक है, प्रोज सरोवर जाना जाता है स्यालदे पोखर को, और कमल ताल के नाम से आपको नल ताल को जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 31। राज्य में चमड़े का कार्य करने वालों को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो चमड़े का कार्य जो करते हैं वो आपके बाडई और सार्की नामक जो लोग हैं इस जाति के, ये आपका चमड़े का कार्य करते हैं। और आपने सुना होगा हमारे राज्य में चमड़े के कार्य के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो आपका लोहा घाट हो गया, चंपावत वाला। ठीक है, आपका पिथौरागढ़ वाला हो गया। ठीक है, मिलम क्षेत्र हो गया आपका। ठीक है, ये सारे क्षेत्र जो है कुमाऊं में, यहाँ पर आपका चमड़े का कार्य किया जाता है। चंपावत ज्यादा फेमस है। ठीक है, दूसरा टमटा समुदाय के लोग आपका जो बर्तन होते हैं भाई, जैसे एल्युमिनियम हो गया, तांबे के बर्तन, ठीक है, पीतल के बर्तन बनाने वाले जो होते हैं वो आपका टमटा समुदाय के लोग होते हैं, और ये अल्मोड़ा में पाए जाते हैं। बाकी रूढ़ियां जो लोग होते हैं ये कालीन वगैरह का निर्माण करते हैं। पिथौरागढ़ आपने सुना होगा कि रिंगौल से या फिर आपका टोकरी बनाई जाती है, या फिर आपका रस्सियां बनाई जाती है, या फिर ये जो सारी चीजें ये रूढ़ी जाति के लोग करते हैं। बाकी आपका मुआली क्या होता है भाई? देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन आपका पटवारी में पूछा था, मुआरी गढ़वाली भाषा में मुआरी क्या होता है? तो मुआरी कहते हैं गढ़वाली भाषा में मधुमक्खी को। ठीक है, तो ये आपका दूसरा है, मधुमक्खी को क्या कहते हैं गढ़वाली भाषा में? मुआरी। लेकिन यहाँ पर क्या है? मुआली है। मुआली क्या है? ये चित्रकला का एक प्रकार है, लोक चित्रकला। हमारे राज्य में लोक चित्रकला है, उसका एक प्रकार है। आपने पढ़ा होगा कि नाथ हो गया, ठीक है, टुपुक चित्र हो गया, शैली हो गई, आपका एप्पण चित्र हो गए, ये सारी चित्रकला के प्रकार है। उन्हीं में आपका मुआली आता है। तो ये लोक चित्र का एक प्रकार है, लोक चित्रकला का। और मुआली जो चित्र होते हैं ये दरवाजों पर, ठीक है, दरवाजों पर बनाए गए चित्र, दरवाजों पर बनाई गई जो चित्र होते हैं, जो दरवाजों के पर चित्र बनाते हैं उसे बोलते हैं मुआली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना भाई, मुआली अलग होता है, मुआरी अलग होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही मिलान करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना सही मिलान करना है आपको। तो ऑप्शन ए देखना, भगवान विष्णु की अभय मुद्रा हमें कहां से मिली है? भगवान विष्णु की अभय मुद्रा हमें कहां से मिली है? तो भगवान विष्णु की हमें अभय मुद्रा आदि बद्री यानी कि चमोली से मिली है। ठीक है, दूसरा देखना यहाँ पर, भगवान शिव की वज्रासन मुद्रा हमें कहां से मिली है? तो ये आपका केदारनाथ से मिली है। ठीक है, नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति हमें जोशीमठ से मिली है, और देवी को तपस्या रत दिखाया गया ये आपका लाखा मंडल में है। तो इसका क्या बन जाएगा भाई? 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे समझना, जैसे आपने पढ़ा है कि भगवान विष्णु की अभंग मुद्रा हमें कहां से मिली है? आदि बद्री से। वैसे ही हमें भगवान विष्णु की एक मूर्ति मिली है 12 अवतार वाली, पांचवा जो भगवान विष्णु का जो पांचवा अवतार होता है 12 अवतार। ठीक है, 12 ही मूर्ति हमें कहां से मिली है? 12 ही मूर्ति, तो यह आपकी मिली है काशीपुर से। ठीक है, ध्यान रखना, भगवान विष्णु की हमें जो पांचवा अवतार है, 12 अवतार, उसकी मिली हमें कहां पर? काशीपुर में। ठीक है, बाकी आपका भगवान विष्णु की जो वज्रासन मुद्रा मिली है ये आपका मिली है आपकी केदारनाथ में। और एक भगवान विष्णु की भगवान शिव की हमें मूर्ति मिली है वीर्यसन मुद्रा में, ये मिली भाई हमें बैजनाथ में। बैजनाथ धाम में हमें भगवान शिव की कौन सी मूर्ति मिली है? वीर्यसन मुद्रा में। एक आपकी भगवान शिव की हमें नृत्य करते हुए मूर्ति मिली है, तो ये मिली है आपकी जागेश्वर में। जागेश्वर और गोपेश्वर में हमें भगवान शिव की कैसी मूर्ति मिली है भाई? भगवान शिव जहां पर नृत्य कर रहे हैं, नृत्य मुद्रा में हमें भगवान शिव की मूर्ति मिली है जागेश्वर में। ठीक है, बाकी यहां पर तीसरा दिया है कि गणपति की मूर्ति, भगवान नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति हमें जोशीमठ में मिली है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी देखा है कि गणपति की हमें मोर पीठ पर बैठे हुए गणपति की मूर्ति हमें कहां से मिली है? तो वो मिली हमें लाखा मंडल से। ठीक है,
ध्यान रखना यहाँ पर कि गणपति की हमें मोर पीठ पर मूर्ति जो मिली है वो लाखा मंडल से मिली है, जबकि गणपति की हमें नृत्य करती हुई मुद्रा कहाँ से मिली है, जोशीमठ से मिली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना 33। प्रसिद्ध लोक गायक पप्पू कार्की व नीरज चुपाल का संबंध किस गीत से है भाई? ठीक है, तो पप्पू कार्की के बारे में पूछ रहे हैं और एक आपका नीरज चुपाल है। पप्पू कार्की तो आपका पिथौरागढ़ में है भाई, पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी सड़क दुर्घटना में। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन भी पूछा था पप्पू कार्की से कि ये किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये आपका पिथौरागढ़ से हैं भाई। तो ये दोनों किस गीत से जुड़े हैं, तो ये आपका चांचरी गीत से जुड़े हैं भाई। तो ध्यान रखना, चांचरी गीत जो कि गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य बीच में इन गीतों को गाया जाता है। चांचरी गीतों को समूह गीत है ये कि स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, चांचरी गीत में। बाकी लाली गीत कैसा गीत है भाई? लाली गीत आपका हो जाएगा ऋतु गीत, ऋतु गीत हो जाएगा आपका लाली गीत। ठीक है, और न्योली गीत आपका वन गीत हो जाएगा, वन गीत। ठीक है, वन गीत हो जाएगा आपका न्योली। अब ऐसा नहीं है कि वन गीत न्योली न्योली है, और भी है वन गीत। ठीक है, ऋतु गीत भी बहुत सारे, जैसे 12 मासा हो गया, चौमासा हो गया। ठीक है, चैती पसारा हो गया। ठीक है, होली गीत होगी, खुदेड़ गीत होगी, ये सारे के सारे ऋतु गीत है। ठीक, बाकी जोड़ा गीत ये भाई आपका कुमाऊं में, ये कुमाऊं में प्रसिद्ध है जोड़ा गीत। और ये आपका समूह नृत्य गीत है भाई, समूह नृत्य गीत, यानी कि नृत्य भी है जोड़ा और गीत भी है, तो इसलिए इसे बोलते हैं समूह नृत्य गीत, यानी कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, और ये जो गीत है छोड़ा गीत, ये आपका माघ महीने में, माघ के माह में इसे कुमाऊं में इस गीत को या इस नृत्य को गाया जाता है। ठीक है, और मुंशियारी क्षेत्र में इसे डुस्का के नाम से जानते हैं। डुस्का, डुस्का नृत्य या फिर डुस्का गीत किस गीत के नाम से मुंशियारी क्षेत्र में जाना जाता है? तो डुस्का गीत और डुस्का नृत्य अगर आपसे पूछे तो झोड़ा नृत्य को या झोड़ा गीत को कहा जाता है डुस्का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नृत्य की प्रमुख शैलियां खड़ा चोपड़ा, लालूरी चोपड़ा और मयूर चोपड़ा? तो ये बिहू, यह बिहू और गरबा श्रेणी का नृत्य भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो आपका जिनमें ये शैलियां दिखती है, और ये किस नृत्य शैली का है भाई? बिहू और गरबा। क्योंकि बिहू और गरबा, देखो बिहू असम का नृत्य है और गरबा आपका गुजरात का हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, तो इन दोनों नृत्य के समान हमारे राज्य में कौन सा नृत्य है? तो हो जाएगा आपका चौपला नृत्य। ठीक है, और ये नृत्य होता है भाई आपका गढ़वाल में, गढ़वाल में। ध्यान रखना, इस नृत्य में डोल का प्रयोग नहीं होता है, बिना डोल के ये नृत्य किया जाता है भाई। ठीक है, तो ऐसा गढ़वाल में कौन सा नृत्य है जिसमें डोल का प्रयोग नहीं होता है? तो चौपला नृत्य है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखना कि बुढ़ियात नृत्य, ये भाई आपका जौनसार क्षेत्र में होता है। जौनसार जनजाति में आपका बुढ़ियात नृत्य होता है। जब भी कभी किसी की शादी विवाह या जन्म होता है या फिर कोई अच्छा कार्य होता है तो वहां पर बुढ़ियात नृत्य किया जाता है जौनसारी क्षेत्र में। बाकी डुस्का गीत नृत्य के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि जोड़ा जो नृत्य है, जोड़ा नृत्य को, ठीक है, मुंशियारी क्षेत्र में डुस्का के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। रणभूत नृत्य जो है ये आपका जौनपुर क्षेत्र या टिहरी गढ़वाल में फेमस है, जौनपुर या फिर टिहरी जिले में फेमस है ये रणभूत नृत्य। ठीक है, तो जो आपका जो वीर होते हैं भाई, सेना में गए वीर होते हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए, अगर कोई जिनकी मृत्यु हो गई है, कोई सेना में था या कोई बहादुर सेनापति या फिर आपका जो प्रसिद्ध जैसे होते हैं वीर बहादुर, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आपका जौनपुर क्षेत्र में आपका रणभूत नृत्य किया जाता है। ठीक है, बाकी इसी के अलावा एक आपका दूसरा भी है, मंडार नृत्य भी होता है भाई। मंडार नृत्य भी आपका उत्तरकाशी जौनपुर में फेमस है। ठीक है, ध्यान रखना ये सारी चीजें। चलो नेक्स्ट देखना, सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सारंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, सारंगी आपका हो जाएगा तात वाद्य यंत्र। ठीक है, तात वाद्य यंत्र। इसमें आपका एक दो और भी है, जैसे एक तारा हो गया, एक तारा। ठीक है, दो तारा हो गया, दो तारा। ठीक है, वीणा हो गई आपकी। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र कैसे वाद्य यंत्र है? तात वाद्य यंत्र है। बाकी चर्म वाद्य यंत्र आपने सुना होगा भाई, जैसे ढोल हो गया, आपका दमाव हो गया, हुड़का हो गया, सैया हो गया। ये सारे के सारे जो मतलब चर्म से यानी कि चमड़े से बनाए जाते हैं, जैसे ढोल हो गया आपके, ये सारे के सारे हो गए। ठीक है, बाकी धातु या घन वाद्य यंत्र में एक जरूर ध्यान रखना भाई, बिणाई। बिणाई के बारे में क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिणाई या तो आपका सुशीर वाद्य यंत्र होगा, सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है बिणाई। कैसा वाद्य यंत्र है? धातु या घन वाद्य यंत्र, जैसे चिमटा हो गया, खंजरी हो गया, ठीक है, पाजेप हो गया, ये सारे के सारे आपका धातु या घन वाद्य यंत्र है। बाकी सुशीर वाद्य यंत्र आपने सुना होगा, सुशीर वाद्य यंत्र में आपका हो जाएगा एक आपका रणसिंगा हो जाएगा। ठीक है, बांसुरी हो जाएगी आपकी, जिसे अलगोजा भी बोलते हैं। ठीक है, रणसिंगा को अंकोरा के नाम से जाना जाता है। मोछंग हो गया आपका, ठीक है, आपका मसकबीन हो गया। तो ये सारे के सारे आपके सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलो देखना 36।
कि राज्य में संतान कल्याण के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका बिरोली त्योहार, ठीक है। तो बिरोली त्योहार राज्य में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। बाकी बिठोली में देखना, ये चैत माह में होता है भाई, चैत माह में आपका ये त्योहार मनाया जाता है और इसे बोलते हैं भाई बहन का त्योहार, ठीक है। भाई बहन का त्योहार के नाम से जाना जाता है क्योंकि भाई की तरफ से यहाँ पर क्या दिया जाता है, अपनी बहन को कुछ उपहार जैसे पकवान टाइप का, ये सारी चीजें दी जाती है बिटोली नामक त्योहार में। बाकी आंटू जो त्योहार है इसमें आपका गोरा महेश्वर की पूजा की जाती है भाई, गोरा महेश्वर की पूजा की जाती है, महेश्वरा की पूजा की जाती है आंटू त्योहार में, ये कुमाऊं में आपका होता है। बाकी फुल संक्रांति जो है ये भी आपका चैत माह में होता है। चैत माह का या हिंदू वर्ष का प्रथम दिन के समय कौन सा त्योहार मनाते हैं, फुल संक्रांति या फुलदेई के नाम से जिसे जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 37। देश में हाथियों की गणना 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है भाई। देखो हाथियों की गणना में देखें तो इस समय 2025 में उत्तराखंड देश में 5वें नंबर पर है भाई, ठीक है। यहाँ पे ध्यान, यहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड में हाथियों के लिए फेमस एक उद्यान है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हाथी है वो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाथियों के लिए फेमस जो नेशनल पार्क है वो आपका राजाजी हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो हाथी है हमारे राज्य में वो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 38। किस मेले की शुरुआत 9 जूलिया वर्ग द्वारा बाट पूजे मार्ग से की जाती है भाई, ठीक है। ऐसा कौन सा मेला है जिसकी शुरुआत 9 जूलिया वर्ग या बाट पूजे या फिर जिसे मार्ग पूजन कहते हैं उसके अनुसार की जाती है, तो ऐसा मेला हो जाएगा स्यालदे बिखोती मेला। ये आपका है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा यानी कि द्वारा हाट में लगता है ये मेला, द्वारा हाट अल्मोड़ा में इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इस मेले की शुरुआत आपका 9 जूलिया वर्ग के द्वारा की जाती है बाट पूजे से। बाकी पाटिया मेला देखो ये भी आपका अल्मोड़ा में लगता है, पाटिया मेला। दीपावली के समय इसमें बगवाल खेला जाता है भाई, बगवाल, बगवाल यानी कि यहाँ पर भी पत्थर की होली या फिर आप कह सकते हैं इस मेले में पत्थर फेंके जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा बगवाल मेला, देवी दुर्गा का बगवाल मेला, वो किसके लिए फेमस है भाई, पाषाण युद्ध के लिए, ठीक है। वैसे ही अल्मोड़ा में एक मेला लगता है पाटिया मेला, पाटिया जगह है अल्मोड़ा में, वहां पर पाटिया मेला लगता है। तो यहाँ पर भी पाषाण युद्ध यानी कि पत्थर बगवाल खेला जाता है, तो ध्यान रखना अल्मोड़ा में भी खेला जाता है। माघ मेला जिसे बाड़ाहाट का थौल, बाड़ाहाट का थौल भी कहा जाता है माघ मेले को, और ये आपका उत्तरकाशी में लगता है, ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में लगता है, ठीक, माघ मेला। बाकी सरस आजीविका मेला ये भाई राज्य में हर साल अलग अलग स्थान पर लगते रहता है, ठीक है। तो राज्य में जो ऐसे जो उत्पाद होते हैं जैसे हथकरघा उत्पाद हो गया जो आपका यहीं के उत्पाद है, तो उसको विश्व स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर फेमस करने के लिए आपका सरस आजीविका मेला हर साल अलग अलग जगह लगता है। जैसे कभी रुड़की में लग गया, कभी देहरादून में, कभी अल्मोड़ा में, ऐसे जगह लगते रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 39 क्वेश्चन। ब्रिटिश शासनकाल में राज्य में माल कैसा कर था भाई, ठीक है। तो ब्रिटिश शासनकाल में माल कैसा कर था, तो माल कैसा करता, ये हो जाएगा आपका भूमि कर। देखो जब कुमाऊं कमिश्नर, पहला कुमाऊं कमिश्नर बनता आपका गार्डनर, ठीक है। गार्डनर ने क्या किया भाई, गोरखा शासनकाल में जितने भी कर थे सारे समाप्त करके सिर्फ 2 प्रकार के कर रखे। एक कर का नाम था माल कर और दूसरा कर था सायर कर। तो ब्रिटिश शासनकाल जब चल रहा था हमारे राज्य में तो उस समय सिर्फ 2 ही प्रकार के कर होते थे, एक माल कर होता था और एक सायर कर था। सारे के सारे कर समाप्त कर देते अंग्रेजों ने। तो माल कर कैसा कर था, ये था आपका भूमि कर, और सायर कैसा कर था, गैर भूमि कर आपका सायर कर होता था, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो यहां पर माल के बारे में पूछा है, माल कैसा करता, तो ये भूमि कर हुआ करता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई। तो कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना होती है आपकी 1868 में, ठीक है, जिसे कुमाऊं वन विभाग कहा जाता है, ठीक। बाकी यहाँ पर सबसे पहले भारत में वन विभाग कब बनता है भाई, वन विभाग, तो वन विभाग सबसे पहले भारत में बनता है 1864 में, 1864 में सबसे पहले वन विभाग बनाया जाता है, ठीक है। और गढ़वाल वन विभाग अगर आपसे पूछे, गढ़वाल वन विभाग, गढ़वाल में वन विभाग कब बना, तो गढ़वाल में बना 1869 में। और अगर आपसे ऐसे पूछे कि टिहरी वन विभाग की स्थापना कब होती है, टिहरी वन विभाग, ठीक है, टिहरी वन विभाग की स्थापना होती है 1 मई 1885 को। चलो नेक्स्ट देखना, खलंगा युद्ध, नाला पानी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। देखो आंग्ल गोरखा जब युद्ध होता है, आंग्ल गोरखा युद्ध की शुरुआत होती है 1814 में, ठीक है। 1814 से 1816 तक लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा आंग्ल गोरखा युद्ध की शुरुआत की जाती है, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल होते हैं भारत के लॉर्ड हेस्टिंग, इन्होंने आंग्ल गोरखा युद्ध की शुरुआत की थी 1814 से लेकर 16 तक। तो सबसे पहला जो युद्ध होता है आंग्ल गोरखा युद्ध में वो होता है खलंगा का युद्ध, और इस खलंगा के युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग ने, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उसका नाम था फिलेस्पी नामक अधिकारी को इसमें
नेतृत्व दिया गया था कि तुम जाओ और गढ़वाल पर आक्रमण करो और वहां से गोरखाओं को भगाओ। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका फिलॉसफी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑक्टर नोली को भेजा था कहां पर, नाहन हिमाचल में, कि तुम जाओ और नाहन हिमाचल में आक्रमण करो। किसने, लॉर्ड हेस्टिंग ने। ब्रैड शाह वो व्यक्ति है भाई जिसने संगोली की संधि पर साइन किए थे। संगोली की जो संधि होती है अंग्रेजों और गोरखों के बीच, ठीक है, 2 दिसंबर 1815 को, 2 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि होती है। अंग्रेजों की तरफ से होते हैं ब्रैड शाह और गोरखों की तरफ से होते हैं गजराज मिश्र। गजराज मिश्र गोरखा दरबार जो गोरखा जो होता है, गोरखाओं का जो नेपाल दरबार लगता है, उनके राजगुरु होते हैं गजराज मिश्र। ठीक है, तो ध्यान रखना, गोरखों की तरफ से साइन किसने किए थे, गजराज मिश्र ने। गजराज मिश्र के द्वारा यहाँ पर साइन किए जाते हैं। और अंग्रेजों की तरफ से साइन किसने किए थे, ब्रैड शाह ने किए थे। ठीक है, बाकी गार्डनर तो कुमाऊं कमिश्नर का पहला कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नरी का पहला कमिश्नर होता है। चलो नेक्स्ट देखना 42, लाल मंडी की संधि गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच कब होती है। देखो भाई, लाल मंडी की संधि होती है 27 अप्रैल 1815 को। ठीक है, बाकी इससे पहले होता है पहले लाल मंडी का युद्ध। लाल मंडी का युद्ध होता है, लाल मंडी का युद्ध। ठीक है, तो लाल मंडी का युद्ध होता है 25 अप्रैल 1815 को गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच। उसके बाद इस युद्ध में गोरखा हार जाते हैं, तो फिर गोरखा और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है, अल्मोड़ा की संधि भी बोलते हैं इसे। ठीक है, कुमाऊं की संधि भी बोलते हैं, या फिर लाल मंडी की संधि भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लाल मंडी की संधि, क्योंकि अंग्रेजों ने लाल मंडी किले पर आक्रमण किया था अल्मोड़ा में, और उस किले को जीत लिया था अंग्रेजों ने, और यहाँ पर संधि होती है 27 अप्रैल 1815 को। इस संधि के तहत गोरखा कुमाऊं से चले जाते हैं। ठीक है, और संपूर्ण भारत से जो गोरखा जाते हैं वो संधि होती है आपकी संगोली की संधि। ठीक है, चलो वो 2 दिसंबर 1815 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 43, गलत विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वन दिए हैं, तो कौन सा वन कब होता है। देखो, कुंजड़ी वन आंदोलन का नेतृत्व अमर सिंह करते हैं, और ये आंदोलन भाई आपका टिहरी रियासत में होता है, टिहरी रियासत में। ठीक है, 1904 में ये आंदोलन आपका चलता है, कौन सा, कुंजड़ी वन आंदोलन। और उस समय टिहरी के राजा होते हैं कीर्ति शाह। कीर्ति शाह के शासनकाल में ये आंदोलन होता है। ठीक है, वन आंदोलन होता है ये। खास पट्टी आंदोलन का नेतृत्व बलवंत, अच्छा पहला तो आपका सही हो जाएगा, अमर सिंह के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, दूसरा देखना कि खास पट्टी आंदोलन का नेतृत्व बलवंती देवी के द्वारा किया गया। ठीक है भाई, ये भी, और ये आपका 1906-07 में होता है ये आंदोलन, खास पट्टी आंदोलन। तीसरा देखना, चिपको आंदोलन का नेतृत्व गोरा देवी के द्वारा किया जाता है, और ये आंदोलन 1974 में चमोली गोपेश्वर लैनी गांव में होता है। ठीक है, बाकी आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। झपटो चीनो आंदोलन होता है आपका 21 जून 1998 को। इसका नेतृत्व आपका गोविंद सिंह रावत के द्वारा किया जाता है। गोविंद सिंह रावत के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। बाकी जो राधा भट्ट है भाई, राधा भट्ट ने खीराकोट आंदोलन का नेतृत्व किया था, खीराकोट आंदोलन। ठीक है, खीराकोट आंदोलन जो हुआ था 1978 में ये आंदोलन होता है, अल्मोड़ा में होता है ये आंदोलन। ठीक है, खीराकोट आंदोलन खड़िया खनन के उपलक्ष्य में खीराकोट आंदोलन होता है, जिसका नेतृत्व राधा बहन या राधा भट्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे। ठीक है, देखो पहला देखना, फॉरेस्ट ग्रेविनेंस कमेटी, ये 1924 में नहीं बनती है, ये बनती है आपकी 13 अप्रैल 1921 को। ठीक है, क्योंकि 1921 को एक आंदोलन होता है हमारे राज्य में, वन आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन उस समय 1921 का वन आंदोलन होता है, जिसका नेतृत्व दुर्गा देवी के द्वारा किया जाता है। तो जब ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए अंग्रेज सरकार एक कमेटी बनाती है भाई, उस कमेटी का नाम है फॉरेस्ट ग्रेविनेंस कमेटी। ठीक है, 13 अप्रैल 1921 का इसका गठन होता है। ठीक, अच्छा यहाँ पे सही छाड़ना आपका, तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा देखना, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना आपकी 1970 में नहीं होती है। ठीक है, यह आपकी होती है 1964 में, चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बेला कुची बाढ़ की घटना चमोली में जो होती है, ये आपका भाई 1970 में होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये भी गलत हो गया, तो आपका सही छाड़ना आपका ऑप्शन डी, वन संरक्षण अधिनियम कब का है, 1980 का है। और अगर आपसे ऐसे पूछे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब का हो जाएगा भाई आपका संरक्षण अधिनियम, ये आपका 1972 का है। ठीक है, 1972 में ये अधिनियम आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कब रही थी। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस सन में रही थी भाई, तो अभी वर्तमान में देखें तो वर्तमान में हमारी जो दशकीय वृद्धि दर है वो आपका हो जाएगी 1991, 2001 से लेकर 2011 ये वर्तमान में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगी भाई आपकी ऑप्शन बी, 1971 से लेकर 1981 के बीच रही थी। कितनी रही थी भाई, 27.45%। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इस समय रही थी।
बाकी वर्तमान में देखें या 2001 से 2011 तक देखें तो अभी वर्तमान में हमारी कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार 18.81% हमारी दशकीय वृद्धि दर है वर्तमान में। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान रखना, पूरे देश में अगर हम देखें स्थान तो 18वें नंबर पर आता है। उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर में कौन सा स्थान है, 18वें नंबर पर है पूरे भारत में। और सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर आपकी हो जाएगी उधम सिंह नगर में। ठीक है, उसके बाद आपकी देहरादून में है और फिर आपका हरिद्वार में है। तो शुरू के 3 जिले जरूर ध्यान रखना भाई। सबसे कम हो जाएगी आपकी, सबसे कम आपकी पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, उसके बाद आपकी अल्मोड़ा में है और सबसे कम उससे आपकी पौड़ी में हो जाएगी। तो ये सबसे कम वाले हैं और ये सबसे ज़्यादा वाले हैं। ठीक है, और कौन से नंबर पर आता है, 18वें नंबर पर है। और वर्तमान में कितनी हमारी दशकीय वृद्धि दर 18.81%। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो कौन से सन में रही थी, 1971 से 1981 के बीच। चलो नेक्स्ट देखना 46, राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को कब मंजूरी दी गई थी। तो राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति ये आपकी आई थी 2023 में। ठीक है, 2023 में आई थी। चलो नेक्स्ट देखना 47, बदला विवाह प्रथा किस जनजाति में पाया जाता है। तो बदला विवाह प्रथा आपकी थारू जनजाति में हो जाएगी। बदला विवाह प्रथा का मतलब होता है कि जैसे बहनों का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो वो होता था आपका थारू जनजाति में। ठीक, जैसे थारू जनजाति में विवाह तय करने को, विवाह अगर तय होता है थारू जनजाति में, विवाह तय करने को बोला जाता है बात कट्टी। ठीक है, बात कट्टी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बात कट्टी नहीं, पक्की पौड़ी के नाम से जाना जाता है, पक्की पौड़ी। विवाह तय होता है तो उसे थारू जनजाति में बोलते हैं पक्की पौड़ी। ठीक है, सगाई को बोलते हैं थारू जनजाति में अपना पराया। अपना पराया सगाई को बोला जाता है। ठीक है, एक प्रथा है थारू जनजाति में चाला विवाह प्रथा है भाई। तो चाला विवाह प्रथा में क्या होता है कि जब महिला की शादी होती है तो वो स्थायी रूप से अपने पति के घर जब जाती है तो उसे बोलते हैं चाला प्रथा। ठीक है, पक्की पौड़ी ध्यान रखना, विवाह तय को बोलते हैं पक्की पौड़ी, सगाई को बोलते हैं अपना पराया। और बाकी बदला विवाह प्रथा आपका थारू जनजाति में पाया जाता था। ठीक है, बाकी भोटिया जनजाति में विवाह को बोलते हैं दामी बोला जाता है भोटिया जनजाति में विवाह को। और विधवा विवाह भी भोटिया जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, चुटकटा और उठान ये 2 विवाह के प्रकार है आपके विधवा विवाह के भोटिया जनजाति में। बाकी जौनसारी जनजाति में विवाह को बोलते हैं जजोड़ा। ठीक है, 3 प्रकार के विवाह आपको पाए जाएंगे यहाँ पे जौनसारी जनजाति में, लेकिन विवाह को क्या बोलते हैं, जजोड़ा बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 48, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चमोली में स्थित नहीं है। तो कौन सी परियोजना चमोली में नहीं होगी भाई, देखो झेलम तमक परियोजना ये भी आपकी चमोली में है, मनेरी झेलम परियोजना ये भी आपकी चमोली में हो जाएगी, लाता तपोवन परियोजना ये भी आपकी चमोली में हो जाएगी। और ये तीनों की तीनों परियोजना पश्चिमी धौली गंगा पर है। पश्चिमी धौली गंगा जो नदी है चमोली में बहती है उस पर ये तीनों की तीनों आपकी परियोजना हो जाएगी। बाकी ऑप्शन डी में कोठार बांध जो है ये आपका कोसी नदी पर है भाई, कोसी नदी जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, कोठार बांध। चलो नेक्स्ट देखना 49, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन कब होता है। तो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन होता है 2002 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, छठे राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा। ठीक है, तो छठा अभी यानी कि वर्तमान वित्त आयोग की बात कर रही है, वर्तमान। ठीक है, तो वर्तमान जो वित्त आयोग है वो आपका चलेगा 2026 से लेकर 2031 तक। ठीक है, और इस आयोग का गठन जनवरी 2025 में हुआ है, जनवरी 2025 में छठे वित्त आयोग का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो आपका एन रविशंकर है, एन रविशंकर। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे एन रविशंकर है। अभी जो चल रहा है हमारे पास वो आपका 2021 से 2026 तक ये चल रहा है 5वां वित्त आयोग। ठीक है, 5वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे इंदु कुमार पांडे। ठीक है, अब आपका 2026 से आपका स्टार्ट हो जाएगा छठा वित्त आयोग। तो वो कब से कब तक चलेगा भाई, ये चलेगा आपका 2026 से लेकर 2031 तक। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग अगर आपसे पूछे, प्रथम वित्त आयोग हमारे राज्य में बना था 2001 में, 2001 में बना था प्रथम वित्त आयोग। ठीक है, और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आर के धर थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना, राज्य में किस जनजाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है। यहां पर हमारे राज्य का लिंगानुपात, वो भी जनजाति के बारे में पूछ रहा है तो भोटिया जनजाति हो जाएगी। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात पूछे जातियों में, जनजातियों में, तो राज्य जनजाति का सबसे कम लिंगानुपात हो जाएगा और सबसे ज्यादा लिंगानुपात हो जाएगा भोटिया जनजाति का। ठीक है, अगर लिंगानुपात, राज्य में लिंगानुपात देखें भाई, लिंगानुपात तो हमारे राज्य का वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार
राज्य का लिंगानुपात कितना है 963। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा, जिसका लिंगानुपात हो जाएगा 1139। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका हरिद्वार हो जाएगा, हरिद्वार। ठीक है, जिसका 880 लिंगानुपात है, 880। तो ये इसका लिंगानुपात है, हरिद्वार का सबसे कम है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा, रुद्रप्रयाग के बाद आपका पौड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका लिंगानुपात में अगर देखें तो राज्य का स्थान है भारत में 25वें नंबर पर आता है लिंगानुपात में। ठीक है, 25वें नंबर पर आपका, अच्छा 25वें नंबर पर तो आपका घनत्व में आ जाएगा, 13वें नंबर पर आपका लिंगानुपात में हमारा राज्य आता है। चलो नेक्स्ट देखना 52, किस युद्ध में पहली बार कुमाऊं और गढ़वाल की सेना संयुक्त होकर रोहिलाओं से युद्ध करती है? देखो, रोहिलाओं ने आक्रमण किया था 1743 में। ठीक है, और वो आक्रमण किया था कुमाऊं में, कुमाऊं में, और कुमाऊं में इस समय राजा होते हैं कल्याण चंद, कल्याण चंद चतुर्थ। ठीक है, अंतिम कल्याण चंद बोल सकते हैं आप, क्योंकि कल्याण चंद बहुत आते हैं चंद्रवंश में, तो अंतिम कल्याण चंद। और जब रोहिलाओं ने आक्रमण किया कुमाऊं पर, ये बहुत भयंकर आक्रमण था भाई रोहिलाओं का, तो यहाँ पर कल्याण चंद भाग जाता है गढ़वाल, और गढ़वाल में इस समय पंवार वंश के राजा होते हैं प्रदीप शाह, प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह क्या करते हैं भाई, कल्याण चंद की हेल्प करते हैं, दोनों सेना इकट्ठी करते हैं, चंद वंश की और पंवार वंश की सेना एक साथ लड़ती है रोहिलाओं से 1743 में, और युद्ध होता है आपका दूनागिरी का युद्ध। ठीक है, तो दूनागिरी का युद्ध अगर पूछे आपसे 1743 में होता है। प्रदीप शाह और कल्याण चंद की सेना एक साइड होती है और आपका रोहिलाओं की सेना एक साइड होती है, लेकिन फिर भी आपका रोहिला जीत जाते हैं, यानी कि पंवार वंश का राजा प्रदीप शाह और कल्याण चंद दोनों हार जाते हैं इस युद्ध में। ठीक है, बाकी किलपुरी का युद्ध आपका किलपुरी का युद्ध होता है आपका 1794 में। ठीक है, ये आपका गोरखाओं के बीच और महेंद्र चंद यानी कि अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा गोरखाओं की तरफ से होता है। ठीक है, और दूसरा इनके साथ आपका महेंद्र चंद, चंद वंश का राजा होता है, जो उनके बीच होता है भाई। ये चंद वंश के राजा का अंतिम युद्ध होता है भाई, इसके बाद चंद वंश का कोई भी राजा युद्ध नहीं करेगा, अंतिम युद्ध। यानी कि महेंद्र चंद अपने राज्य को पाने के लिए अमर सिंह थापा यानी कि गोरखाओं पर आक्रमण करता है, और युद्ध होता है किलपुरी का युद्ध 1794 में। इस युद्ध में महेंद्र चंद की हार हो जाती है, और इसके बाद मिस्टर चेरी की संधि भी होती है, अंग्रेज मिस्टर चेरी की संधि करते हैं, अमर सिंह थापा और महेंद्र चंद के बीच में चेरी की संधि होती है, जिसमें अमर सिंह थापा को बोला जाता है या गोरखाओं को बोला जाता है कि तुम्हें कुमाऊं का क्षेत्र दिया जाता है। अमर सिंह महेंद्र चंद के जो चाचा होते हैं लाल सिंह, उन्हें आपका पीलीभीत का क्षेत्र दिया जाता है। तो इस संधि में, इस युद्ध के बाद एक संधि होती है मिस्टर चेरी की संधि, उसके तहत किया जाता है ये सारा। बाकी बगवाली पोखर का जो युद्ध होता है ये 1779 में 79 में होता है, और बगवाली पोखर का युद्ध ललित शाह आक्रमण करता है कुमाऊं पर। ठीक है, क्योंकि हर्षदेव जोशी ललित शाह को बोलता है कि तुम कुमाऊं पर आक्रमण करो, क्योंकि वहां पर मोहन चंद होता है, महेंद्र चंद का पिता मोहन चंद वहां पर राजगद्दी पर बैठा होता है। तो यहाँ पर हर्षदेव जोशी को अच्छा नहीं लगता है, तो वो गढ़वाल के राजा को बुलाता है ललित शाह को कि तुम कुमाऊं पर आक्रमण करो। तो ललित शाह अपनी सेना लेके जाता है 1779 में, कुमाऊं पर आक्रमण करता है, मोहन चंद को पराजित करता है, और ललित शाह इस युद्ध में विजय होता है। अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं का राजा बनाता है। तो ध्यान रखना ये सारे युद्ध। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 53, गंगोत्री हिमनद के संबंध में कौन सा सही है? तो यहां पर आपको सही छानना है भाई। ठीक है, गंगोत्री हिमनद यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में पूछ रही है। ठीक है, देखना यहां पर पहला देखना कि यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है भाई, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री। ठीक है, दूसरा देखना यह हिमनद राज्य के 3 जिलों की सीमा बनाता है। ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि गंगोत्री जो हिमनद है ये सिर्फ एक ही जिले में है, उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में है, इसके अलावा इसकी सीमा कहीं नहीं है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखना, इस हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है भाई, गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, तो आपका पहला और ए और सी आपका सही हो जाएगा, ए और सी। अच्छा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 है। ठीक है, तो 1 और 3 आपका सही छाड़ना है, आपका सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं है यानी कि 2 सही नहीं है, ऑप्शन 2, तो 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये गलत हो गया भाई ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन गलत है ये। बाकी आपका गलत कौन सा हो जाएगा? ये दूसरा वाला आपका गलत है, बाकी पहला और तीसरा आपका सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना 54, राज्य का पहला साइंस रेडियो स्टेशन बनकर कहाँ तैयार हुआ है? तो ये रेडियो स्टेशन आपका देहरादून में बनकर तैयार हो गया भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना, राज्य में ऑपरेशन संजीवनी का संबंध किससे है भाई? तो राज्य में एक ऑपरेशन चला था संजीवनी के नाम से, तो ये आपका किससे हो जाएगा? ये आज ऑप्शन ए। ठीक है, दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु इस ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की गई थी राज्य में। बाकी एक जंगलों की अवैध कटान के हेतु ऑपरेशन ग्रीन
हंट। राज्य में ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके लिए चलाया गया था? जंगलों में अवैध कटान रोकने के लिए, ठीक है। और आपका ऑपरेशन एक और है, ऑपरेशन कोहिनूर। ऑपरेशन कोहिनूर, कोहिनूर, ठीक है। ऑपरेशन कोहिनूर अगर आपसे पूछे तो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए राज्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कोहिनूर, ठीक है। जबकि जंगलों की अवैध कटान को रोकने के लिए राज्य में ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया है। ऑपरेशन संजीवनी का जो संबंध है ये आपका किससे है भाई? दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन संजीवनी का गठन किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 56। उत्तराखंड में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा था। अभी हाल ही में जो एडीओ का पेपर हुआ था, एडीओ का पेपर हुआ था 16 नवंबर को, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है भाई? 2012, ठीक है, ध्यान रखना इसे। चलो, किस कुमाऊं कमिश्नर को अरण्यपाल के नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किस कुमाऊं कमिश्नर को अरण्यपाल के नाम से जाना जाता है? तो वो अरण्यपाल, देखो अरण्य किसका पर्यायवाची होता है भाई? अरण्य होता है वन का, और वनों के लिए जिसने सबसे ज्यादा काम किया होगा या वनों में जिसका संबंध ज्यादा होगा तो वो था आपका रैमजे, ठीक है। इन्हें अरण्यपाल के नाम से भी कहते हैं और इन्हें राम जी के नाम से भी कहते हैं, राम जी के नाम से भी जाना जाता है। और कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहते हैं इन्हें, बादशाह, ठीक है। कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, राम जी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, ठीक है। और अरण्यपाल के नाम से भी जाना जाता है। और तराई का विश्वकर्मा, तराई का विश्वकर्मा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि तराई में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, तो इसलिए तराई का विश्वकर्मा के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 58। निम्नलिखित में से कुमाऊं कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर के संबंध में गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुमाऊं का पहला कमिश्नर होता है एडवर्ड गार्डनर, उसके बारे में आपको गलत कथन चुनना है। देखो पहला देखना है 1815 में कर प्रणाली की शुरुआत की, ठीक है भाई, पहला सही है। कर लगाए थे इन्होंने दो प्रकार के, ठीक है। एक मैंने बताया था आपको माल कर और दूसरा कर था सायर कर। तो ये किसके द्वारा लगाए गए थे? यहाँ पर गार्डनर के द्वारा, ठीक है। चलो पहला तो आपका सही हो गया। दूसरा देखना, अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य डाक सेवा का भी प्रारंभ किया था, ठीक है भाई। अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में 1815 में डाक सेवा की शुरुआत करने वाला गार्डनर होता है, सिर्फ अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा की शुरुआत करने वाला कौन है, तो वो 1816 में होती है, वो ट्रेल करता है, ठीक है। संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा की शुरुआत करने वाला ट्रेल होता है, जबकि अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में, सिर्फ इन दोनों के बीच में डाक सेवा शुरू करने वाला कौन होता है? आपका गार्डनर होता है। ये भी आपका सही हो गया। तीसरा देखना कि सर्वप्रथम राज्य में तहसीलों का गठन भी किसने किया? गार्डनर ने किया। देखो हमारे राज्य में 1815 में सबसे पहले होती है तहसीलों का गठन, तहसीलें बनती है, ठीक है। कितनी तहसीलें बनती है? 9 तहसीलों का गठन करता है गार्डनर, ठीक है। 7 कुमाऊं में करता है, 7 कुमाऊं में की जाती है, और 2 तहसीलें आपकी गढ़वाल में की जाती है। गढ़वाल की सबसे प्राचीन तहसीलें हैं चांदपुर गढ़ी, चांदपुर गढ़ी तहसील और श्रीनगर तहसील। ध्यान रखना इसको, क्योंकि इन 2 तहसीलों का गठन आपका 2 गढ़वाल में बनाता है और 7 कुमाऊं में बनाता है। 9 तहसीलों का गठन करता है गार्डनर, ठीक है। हमारे राज्य में सबसे पहले वैसे जिला बाद में बनता है, जिला पहला पौड़ी जिला बनता है 1839-40 में, लेकिन उससे पहले तहसीलें बन जाती है 1815 में। और कौन बनाता है? गार्डनर। कितने तहसीलें? 9, ठीक है। 7 कुमाऊं में और 2 गढ़वाल में। गढ़वाल की जो 2 तहसीलें बनाई थी, एक चांदपुर गढ़ी और एक श्रीनगर तहसील। देखो चौथा ऑप्शन क्या है कि सर्वप्रथम पटवारियों की नियुक्ति। देखो सर्वप्रथम पटवारी पद जो बनाता है वो आपका ट्रेल बनाता है भाई, ट्रेल, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा चौथा, ठीक है। तो ट्रेल ने पटवारियों की नियुक्ति सबसे पहले की थी 1819 में। सबसे पहले पटवारी जो पद बनता है हमारे राज्य में वो ट्रेल के द्वारा बनाया जाता है 1819 में, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, तो यहाँ पर गलत छाड़ना था, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, केवल 4, ठीक है। बाकी ऊपर के पहला, दूसरा और तीसरा तो आपका सही हो जाएगा। पहला 1815 में कर प्रणाली की शुरुआत, ये भी सही है। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक सेवा, ये भी सही है। तीसरा आपका सर्वप्रथम राज्य में तहसीलों का गठन, ये भी सही है, ठीक है। चौथा आपका गलत हो जाएगा, पटवारी पद जो बनाता है वो ट्रेल के द्वारा बनाया जाता है 1819 में, ठीक है। चलो 59 क्वेश्चन देखना, राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई निर्यात नीति कब लागू हुई? ठीक है, तो हमारे राज्य में निर्यात नीति पूछ रहा है, कौन सी नीति? नई निर्यात नीति की शुरुआत कब होती है हमारे राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2021 में। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो उत्तराखंड का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आंतरिक जिला है? ठीक है, देखो हमारे राज्य में 4 जिले हैं आंतरिक जिले, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? अच्छा, कौन सा जिला है? बागेश्वर जिला। 4 जिले आंतरिक जिले, एक आपका टिहरी हो जाएगा, ठीक है, रुद्रप्रयाग हो जाएगा, आपका बागेश्वर हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका अल्मोड़ा हो जाएगा। तो ये 4 जिले, इनको बोला जाता है आंतरिक जिले, ठीक
ठीक है, जिनकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है ना किसी राज्य से लगती है, तो उनको बोला जाता है आंतरिक जिले। ठीक है, तो 4 जिले होते हैं आंतरिक जिले हमारे राज्य में। बाकी आपका उत्तराखंड का था भाई, इसके बाद आपका जीएस हो जाएगा स्टार्ट। चलो जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? देखो भाई, जैसे संसद में क्या है, प्रस्ताव लाए जाते हैं ना, तो उन प्रस्ताव से संबंधित है। एक प्रस्ताव जो संसद में जैसे क्या है कि सरकार पैसे बजट लाती है, तो बजट में जो है पैसा मतलब एस्टिमेट लाया जाता है, जैसे प्राक्कलन लाया जाता है अनुच्छेद 113 के तहत, और फिर प्राक्कलन के तहत क्या किया जाता है, पैसा निकाला जाता है। तो जब पैसा निकाला जाता है तो जो विपक्ष होता है, विपक्ष जो है कई बार जो है कटौती प्रस्ताव लेके आती है। सारे के सारे क्या है, कटौती प्रस्ताव है। क्या है, कटौती प्रस्ताव। ये 3 प्रकार का होता है कटौती प्रस्ताव, है ना। तो विपक्ष जो है कटौती प्रस्ताव लेके आती है, या फिर कोई दूसरे सांसद भी कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं, है ना। तो 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं, नीति कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव। जो ये नीति कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, इस कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि जब सरकार क्या कहती है, कोई नीति बनाती है, कोई योजना लेके आती है, और उस योजना के लिए सरकार ने कोई राशि रखी होगी, भाई 200 करोड़ 300 करोड़, तो उसमें क्या होता है कि जो क्या कहते हैं विपक्ष होता है, उसको अगर वो मंजूर नहीं होता तो विपक्ष क्या करता है, इसके लिए सीधा मतलब इसको हटा के बोलता है भाई हम केवल जो है 1 रुपए को मंजूरी देंगे। मतलब इसका नियम ही है कि 1 रुपए को मंजूरी देंगे। ये कुल मिला के एक बात 1 रुपए की नहीं है, लेकिन ये बात यहाँ पे ये है कि सरकार को मतलब कुल मिलाकर प्रस्ताव पारित नहीं करने देंगे। अगर कटौती प्रस्ताव इन तीनों में से कोई सा भी कटौती प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर क्या है, नई सरकार बनाने पड़ती है। नई सरकार का क्या किया जाता है, फिर गठन किया जाता है। ये इतना खतरनाक चीज है ना। तो 1 रुपए जो है यहाँ पे किया जाता है, 100 रुपए नहीं किया जाता है। अगर सांकेतिक कटौती प्रस्ताव की बात करें तो सरकार जो अपने खर्चे के लिए पैसा निकालती है बजट में से, उस खर्चे में जो सरकार जितना पैसा भी मांगेगी, अगर विपक्ष उसको मना कर दे, है ना, जब मना कर देती है तो विपक्ष उसमें जो है 1 रुपए नहीं बल्कि क्या है 100 रुपए की राशि देने के लिए बोलते हैं, और फिर ये प्रस्ताव लाया जाता है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तब तो उनको उतने पैसे मिल मतलब, तो अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी की पूरी सरकार जो खत्म हो जाएगी और नई सरकार बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो जितना भी पैसा मंजूर हुआ वो सारा पैसा मिल जाएगा। आर्थिक कटौती प्रस्ताव है कि जो सिंपल सा जो मतलब सरकार से जो है बजट में पैसा मांगा गया था, जितना पैसा, अगर दूसरी जो क्या कहते हैं विपक्ष है वो चाहती है कि इतना पैसा ना मिले इन्हें, तो वो क्या है कि सारी की सारी राशि भी कम करने की बात कर सकते हैं, सारी की सारी रकम भी कम करने के लिए बोल सकते हैं, और कुछ निश्चित रकम भी कम करने की बात कर सकते हैं। तो ये वाला सही है इसमें, है ना। तो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया था। बिल्कुल सही है। जो सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और किस क्या था अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन था 1938 का, और सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को। दूसरा पॉइंट मतलब आर आपका सही हो गया। आर के बाद यहाँ पे ये है 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में, 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, ये तो सही है। सुभाष चंद्र बोस ने राजेंद्र प्रसाद द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बाकी सारी बातें सही लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद द्वारा समर्थित नहीं थे पट्टाभी सीतारमैया, ये जो है आपके महात्मा गांधी द्वारा समर्पित थी। कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा जो है समर्थित थे, राजेंद्र प्रसाद द्वारा नहीं थे। तो ये वाला आपका एस वाला गलत हो गया, आर सही था। आगे देखो 1941 में सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन कर जर्मनी पहुंचे थे। देखो भाई, सुभाष चंद्र बोस जब भारत से पलायन किया था 1941 में किया था उन्होंने, और ये भारत से जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से क्या कहते हैं रूस, और रूस से रास्ते जो ये कहां पहुंचे थे, जर्मनी पहुंचे थे। और इनका मकसद था कि मैं जर्मनी और जापान से द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की आजादी के लिए जो है मतलब हेल्प मांगू, और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही आजादी दिला दूं, है ना। ये इनका मकसद था। तो ये बिल्कुल एकदम सही है। तो पहला मतलब आर और टी जो है इसमें सही है, तो आर और टी सही है, तो बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, महात्मा गांधी जी ने किसे दिवालिया बैंक के नाम से आगामी तारीख का चेक कहा था? तो देखो भाई, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, अगर में देखें लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था। जो लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, इसमें काफी लुभावने क्या कहते हैं लालच दिए गए थे भारत के लिए कि आपको जो हम ये चीजें देंगे, है ना। जैसे मतलब उनके अंडर में रहकर एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने की बात भी की थी, और मुसलमानों की सुरक्षा की मतलब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी की थी। ऐसे पॉइंट रखे गए थे, और बदले में क्या चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत क्या दे दे, इंग्लैंड का साथ दे दे। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है इंग्लैंड ने घोषणा कर दी थी कि जर्मनी के विरुद्ध भारत लड़ रहा, लेकिन भारत के लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि भारत के बिना पूछे उन्होंने घोषणा कर दी। तो वो चाहते थे कि भारत को लुभावने लालच दे दिया जाए और भारत हमारे उसमें आ जाएगा, पक्ष में आ जाएगा। दूसरा, लेकिन दिवालिया बैंक के नाम से आगामी तारीख का चेक महात्मा गांधी ने इसको नहीं कहा था। अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया।
इसका उद्देश्य भी वही था जो निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव में था कि भारत को जो लुभावने लालच दिए जाए, और लुभावने लालच जब देंगे भारत को तो भारत द्वितीय विश्व युद्ध में क्या दे देगा, अंग्रेजों का साथ दे देगा जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि भारत ये बात भी नहीं माना, ना भारत ने इसको माना ना मुस्लिम लीग ने माना, दोनों को ही मुस्लिम लीग ने और क्या कहते हैं कांग्रेस ने, दोनों ने मना कर दिया। भारत के किसी भी लोगों ने इनका समर्थन नहीं किया, और इसी को महात्मा गांधी ने दिवालिया बैंक के नाम से आगामी तारीख का चेक कहा। दिवालिया बैंक का मतलब जो बैंक जो है कर्जे में डूब चुका हो, जो कर्जा ही नहीं चुका सकता। दूसरी बात की आगामी तारीख का चेक क्या होता है कि जैसे मतलब आज मैंने आपको चेक काट दिया, आज से 10 दिन बाद की डेट डाल दी, तो इसको इसमें कहा कि इस प्रकार का चेक, जैसे मतलब बैंक में दिवालिया बैंक होता है ना, कोई दिवालिया बैंक का चेक होता है कि आगामी तारीख का चेक दे दिया दिवालिया बैंक ना, पता लगा पैसे ही नहीं है, उसमें पैसे नहीं मिल रहे। तो वही चीज महात्मा गांधी ने कहा कि इसको क्रिप्स मिशन को, और ये क्रिप्स मिशन फेल हुआ था पूरी तरीके से, तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन तो 1946 में आया था, इसने संवैधानिक सभा का निर्माण किया था, तो ये तो गलत नहीं था, ये तो बिल्कुल सही था, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64, मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन 1940 में किन क्षेत्रों को मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग नहीं की थी। देखो क्या हुआ था 1940 में, जब मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन किया था ना, इस अधिवेशन में मुसलमानों ने क्या किया था कि जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया के मैप में आपको दिखाऊं, इंडिया के मैप में थोड़ा सा बना रहा हूं आपको, यहाँ पे ये देखो, ये थोड़ा सा इंडिया का मैप आपको लग रहा होगा, ये थोड़ा इंडिया के मैप के जैसा है ना। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे भाई, है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान तो अभी ये वाला है, और ये वाला उस समय क्या बनाया गया, पूर्वी पाकिस्तान, जब पाकिस्तान हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो ये वाला और ये वाला मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों को जो है, इन दोनों एरिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक अलग प्रांत की मांग की थी, मतलब स्वतंत्र राज्य की मांग की थी कि हमें ऐसे राज्य बना दो। हालांकि अलग देश की, पाकिस्तान की मांग नहीं की थी इस समय, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों को। लेकिन अगर हम इन दोनों क्षेत्रों को देखें तो भारत के मैप के हिसाब से क्या था ये, अगर हम ये देखें तो ये आपका क्या होता है, उत्तर होता है, और ये दक्षिण भारत है। अगर हम इसको देखें तो ये पूर्वी भारत है, और ये देखें तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी भारत। तो किन किन क्षेत्रों को मांगा था इन्होंने, एक तो मांगा था उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम मुस्लिम क्षेत्र को इन्होंने क्या किया था, मांगा था, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को। दूसरी बात कि ये पूर्वी मुस्लिम बहुल क्षेत्र को भी मांगा था, तो पूर्वी मुस्लिम बहुल क्षेत्र को भी इन्होंने मांगा था। तो कौन सा नहीं मांगा था, पश्चिमी मुस्लिम बहुल क्षेत्र, मतलब ये पश्चिमी मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं मांगा था। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें से कौन सा एक ब्लैंक चेक कहा जाता है, किसे ब्लैंक चेक कहा जाता है। तो ब्लैंक चेक किसे कहा जाता है भाई, देखना आप लोग कि जब बजट लाया जाता है ना, संसद में क्या लाया जाता है, बजट लाया जाता है। तो बजट लाने के बाद अनुच्छेद 112 के तहत बजट लाया जाता है, फिर इसके बाद क्या लाया जाता है, प्राकलन। क्या लाया जाता है, प्राकलन। प्राकलन का मतलब क्या होता है, प्राकलन का मतलब होता है एस्टिमेट। 113 के तहत फिर एस्टिमेट लाया जाता है ना। और जब एस्टिमेट लाया जाता है तो उसके बाद क्या लाया जाता है, विनियोग विधेयक, है ना, विनियोग विधेयक लाया जाता है। तो विनियोग विधेयक जब लाया जाता है तो जितना भी एस्टिमेट होता है उसके तहत जो रखा गया होगा पैसा, तो विनियोग विधेयक से पैसा बाहर निकाला जाता है। तो जब पैसा निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है कि अब यहां पे देखना कि इसी से संबंधित ये थोड़ा सा टॉपिक है, बल्कि इसमें एक क्वेश्चन और भी है इसके बाद आने वाला है जो आर्टिकल के लिए पूछा गया है, तो ताकि मतलब दोनों एक साथ हो सके, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन को डाला है अभी, है ना। तो अपवाद अनुदान क्या होता है कि जैसे संसद में क्या है, चर्चा भी होती है बजट की, तो बजट से एस्टिमेट जो लगाया जाता है उसके बाद जो पैसा निकाला जाता है उनकी चर्चा मतलब आमतौर पर बजट में की जाती है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे अचानक में कोई जरूरत पड़ेगी, भाई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में, तो बजट तो आपका फरवरी माह में पेश किया जाता है। तो कोई नई स्कीम बना दी अचानक, और ऐसी स्कीम जिसकी चर्चा बजट में नहीं थी, अगर उसका पैसा निकालना पड़े तो उसका पैसे के लिए निकालने के लिए जो मतलब वो लाया जाता है वो क्या होता है, अपवादानुदान होता है। तो अपवादानुदान क्या होता है कि जब ऐसा पैसा निकालना पड़े कि जिसकी बजट में चर्चा नहीं थी लेकिन उसकी अचानक जरूरत पड़ गई, है ना। दूसरी बात प्रत्यानुदान क्या होता है, जैसे क्या होता है कि कोई ऐसी चीजें होती है कि जिसकी चर्चा बजट में नहीं हो सकती है। कैसे चीजों की, कि जैसे कोई बहुत लंबी स्कीम हो, बना तो रखी स्कीम, हमें पता भी है कि इसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, जैसे राफेल आ रहे हैं तो बहुत टाइम लग गया राफेल को। कोई कोई योजना ऐसी होती है कि 5-5 साल लगेंगे उसको पूरा होने में, कोई ऐसे वो हो सकते हैं कार्य, है ना। तो उन कार्यों के लिए जब पैसा निकाला जाता है तो उसको प्रत्यानुदान से निकाला जाता है, और उस पैसे के लिए जो है क्या कहते हैं, ये आकलन लगाना मुश्किल है कि इसमें कितना पैसा लगने वाला है या ये योजना कब तक चलने वाली है। तो ऐसी योजना जिसका आकलन लगाना मुश्किल है कि कितना पैसा इसमें लगेगा, तो उसकी भी बजट में चर्चा नहीं होती, लेकिन उसको कैसे निकाला जाता है, प्रत्यानुदान से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है प्रत्यानुदान से निकाला जाता है। जैसे आपने देखा होगा राफेल, तो राफेल के लिए जो राहुल गांधी बार बार करते थे कितना पैसा है, कब तक राफेल आते रहेंगे, तो उसमें बजट में चर्चा नहीं है। तो संसद में जो है आप बोल सकते हो, लेकिन विपक्ष जो है उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहा है ना, वही चीज हो रहा है। अगर हम बात और इसी को क्या कहा जाता है, ब्लैंक चेक कहा जाता है। तो ब्लैंक चेक इसको कहा जाता है। अगर हम लेखानुदान की बात करें तो लेखानुदान क्या, जैसे मतलब क्या होगा, विनियोग विधेयक जब नई सरकार बनती है, जिस वर्ष नई सरकार बनती है ना, जिस वर्ष क्या बनती है नई सरकार,
उस समय क्या होता है कि बजट जो है जब सरकार बन जाती है तो दो बार, एक बार तो फरवरी में पेश होता है, फरवरी में वो करेगी जो सत्ता में है सरकार, फिर हो सकता है जून जुलाई अगस्त सितंबर में नए चुनाव हो जाए, नई सरकार आ जाए, तो नई सरकार आएगी तो नए खर्चे करेगी, तो पहली सरकार के हिसाब से तो नहीं चलेगी। तो क्या है कि विनियोग विधेयक जब तक पारित होगा तब तक वो खर्चा कहां से करेगी, तो नई सरकार क्या करती है, फिर लेखानुदान लेके आती है, लेखानुदान के तहत तो तब तक पैसा निकाल सकती है जब तक क्या है विनियोग विधेयक पारित ना हुआ हो, है ना। और अनुपूरक अनुदान की अगर हम बात करें तो अनुपूरक अनुदान क्या होता है कि जब क्या होता है कि पैसा कम पड़ जाए, जैसे हमने विनियोग विधेयक से कोई 100 करोड़ मांगे थे लेकिन 100 करोड़ जो है निकल भी गए, और लेकिन वो 100 करोड़ कम पड़ गए किसी स्कीम के लिए, तो फिर थोड़ा सा पैसा बढ़ाना पड़ेगा, 112 करोड़ लग गए, 120 करोड़ लग गए, तो वो 20 करोड़ जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसको निकालने के लिए क्या लाना पड़ेगा, अनुपूरक अनुदान लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यानुदान हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। प्राकलन, प्राकलन की चर्चा किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 113 में। प्राकलन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 113 में प्राकलन की चर्चा है भाई। ठीक है ना। दूसरी बात, विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो विनियोग विधेयक 114 में। प्राकलन क्या है, एक हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले मैं बात करता हूँ, एस्टिमेट है ना, जो बजट में लाया गया पैसा, बजट में जो लाई गई स्कीम होगी उसके ऊपर कितना पैसा लगेगा वो एस्टिमेट लाना ही प्राकलन कहलाता है, तो उसको 113 में उसकी चर्चा है। बजट की चर्चा अनुच्छेद 112 में है। विनियोग विधेयक क्या होता है कि जो एस्टिमेट लगाया जाएगा उसके तहत तो जितना भी पैसा आपको चाहिए होगा वो पैसा निकालने के लिए क्या लाया जाता है, विनियोग विधेयक। हो सकता है पैसा कम कर दे या घटा दे या बढ़ा दे, तो हो सकता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत निकलेगा, अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक के तहत पैसा निकलता है। अतिरिक्त अनुदान किसमें लाया जाता है, तो अतिरिक्त अनुदान 115 अनुच्छेद के तहत लाया जाता है। वही बात, जब पैसा कम पड़ जाए तो अतिरिक्त अनुदान लाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का क्या हो जाएगा, आपका तीसरा हो जाएगा, तो ए इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे, रानी झांसी रेजिमेंट 1943 का नेतृत्व किसने किया था, तो रानी झांसी रेजिमेंट 1943 का नेतृत्व किसने किया था, देखो कैप्टन मोहन सिंह ने, इन्होंने क्या किया था, आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजाद हिंद फौज का गठन किया था इन्होंने। आजाद हिंद फौज का जो गठन किया था उन्होंने 1942 में किया था। कहां पे, सिंगापुर में। सिंगापुर में किया था जापान की मदद से। लेकिन जापान और क्या कहते हैं, जापान और कैप्टन मोहन सिंह के बीच में जो यहाँ पे कुछ रणनीति जो चल रही थी उसमें बहस हो गई, बनी नहीं, तो इसलिए आजाद हिंद फौज इनकी टूट गई थी इस समय। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है, रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को जो बची थी थोड़ी बहुत आजाद हिंद फौज, उसका वो बना नेतृत्व दे दिया, किसके हाथ में, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में। किसने, रास बिहारी बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने फिर 1943 में आजाद हिंद फौज का क्या किया, दोबारा से गठन किया, है ना। और कहां किया इन्होंने भी, सिंगापुर में किया और जापान की मदद से किया था, है ना। तो इस आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया। और इसी जो सुभाष चंद्र बोस का जो ये आजाद हिंद फौज थी, इसी आजाद हिंद फौज में एक सेना की टुकड़ी थी जिसको कहा जाता है रानी झांसी रेजिमेंट। 1943 में इसका गठन हुआ था उसी समय। और रानी झांसी रेजिमेंट का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व नहीं किया था, कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है, तो इनमें से कौन सी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है भाई। इसको जो ये ठंडी महासागरीय जलधारा है इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। मेडागास्कर की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, अगुलहास की जलधारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं मैप में। ये जलधारा जब चलती है तो यहां से चलती है, तो जो रेखा विषुवत रेखा के दक्षिण में चलती है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है। जब ये जलधारा यहां से चलती है, कौन सी, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, तो यहाँ पे मेडागास्कर है, मेडागास्कर के द्वीप पे टकराती है और यहाँ से दो भागों में बन जाती है, एक इधर को आ जाती है ऐसे करके और एक इसके पूर्वी तट पर आती है। तो जो इसके पूर्वी तट पर आती है वो मेडागास्कर की जलधारा है और जो पश्चिमी तट पर आती है वो किसी मोजाम्बिक की जलधारा है। आगे चलकर ये दोनों जलधाराएं क्या हो जाती है, आपस में मिल जाती है और इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, कहा जाता है इसको अगुलहास की जलधारा, अगुलहास की जलधारा। फिर यहाँ पे अटलांटिक दक्षिण महासागर से जो है, यहाँ पे ध्रुवों से जो है क्या कहते हैं, ठंडी हवाएं आती है और ये ठंडी हवाएं इसको इधर को धकेल देती है और इसको ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ये जलधारा आती है, इसको बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा फिर ऐसे यहाँ पे आ जाती है। तो ध्यान देना, विषुवत रेखा से जो भी जलधारा निकलती है वो गर्म जलधारा होती है। तो मेडागास्कर की जलधारा भी कैसे हो जाएगी, गर्म जलधारा। मोजाम्बिक की जलधारा कैसे हो जाएगी, गर्म जलधारा। अगुलहास की जलधारा भी कैसे हो जाएगी, गर्म जलधारा। लेकिन यहाँ से ठंडी जलधाराएं जब आएगी तो आगे चलकर ये ठंडी बना देगी इसको, जब ऊपर को घूम जाएगी तो ये ठंडी जलधारा होगी। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसे हो जाएगी, ठंडी जलधारा होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज चलती है ऐसी, तो नीचे से जब ऊपर को घूम जाएगी जो भी जलधारा वो ठंडी हो जाएगी। ध्रुवों से भी आएगी नीचे की तरफ को तो वो भी ठंडी होगी, लेकिन विषुवत रेखा से चाहे ऊपर को जाए चाहे नीचे को जा रहे, ये गर्म जलधारा उठेगी यहाँ से। तो ये था आपका मेडागास्कर की जलधारा कैसी हो जाएगी, ये गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक की जलधारा भी कैसे हो जाएगी, गर्म जलधारा। अगुलहास की जलधारा भी कैसे हो जाएगी, गर्म जलधारा। लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसे हो जाएगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन ढूंढना हमने। तो देखिए सबसे पहले आर बता रहा हूं, आर बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल का जो गठन हुआ था 1806 में हुआ था भाई।
बैंक ऑफ बॉम्बे इसका गठन 1840 में हुआ था, ये भी सही कह रहा। बैंक ऑफ मद्रास इसका गठन भी 1843 में हुआ था। को मिलाकर 1924 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। 1924 में नहीं, ये 1921 में बनाया गया था, इसलिए पहले वाला आपका आर गलत हो जाएगा भाई, है ना भाई। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, लेकिन 1924 में नहीं, 1921 में बनाया गया था। दूसरा एस है, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही एसबीआई बनाया गया था। जो भारतीय स्टेट बैंक है, एसबीआई है, क्या कहते हैं 1955 में ही इसका नाम बदलकर क्या किया गया था, एसबीआई किया गया था। और इसी समय एसबीआई का गठन हुआ था, और इसी समय एसबीआई दिवस भी क्या कहते हैं इसी कारण मनाया जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, इसीलिए मैं बता नहीं रहा कि एसबीआई का गठन तो 1955 में हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट डेट बतानी है आपको, और उसी दिन एसबीआई का क्या मनाया जाता है, एसबीआई दिवस मनाया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि एसबीआई दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखो, जब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी भारत की, तो उस समय 1969 में कितने 14 बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का। 1980 में क्या हुआ था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इस समय भी इंदिरा गांधी क्या थी, भारत की प्रधानमंत्री थी। दोनों बार इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, और अब तक 2 बार ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। तो टोटल 20 बैंकों का क्या किया गया था, 14 6 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन वर्तमान में एसबीआई सहित 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। वैसे राष्ट्रीयकृत बैंक, एसबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंक डेफिनेशन के हिसाब से नहीं कहा जा सकता है। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, 11 है। एसबीआई को मिलाओगे तो 12 बोलोगे, वैसे कॉमर्शियल में आता है एसबीआई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों ही टाइम में क्या थी, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं हुए। कौन भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं हुए, तो देखो यहाँ पे देखना, मैंने राष्ट्रपति के लिए जो है एक ट्रिक भी बताई थी, राजू की राधा जाकर गिरी, है ना, फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, ऐसे ऐसे करके मैंने ट्रिक बताई थी। तो वो ट्रिक आप लोग देख लेना, और उस ट्रिक के आधार पर प्रश्न बना सकते, इसका आंसर भी निकाल सकते थे। तो बीबी राधा जाकर गिरी, है ना, राजू की राधा, राधा कृष्ण आएंगे, फिर जाकर गिरी मतलब जाकिर हुसैन आएंगे, है ना, गिरी मतलब बीबी गिरी आएंगे, फखरुद्दीन अहमद की जेल में, है ना, फिर के.आर. नारायण भी आएंगे। तो सारे के सारे ये भारत के क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक में तो मैंने क्या कहते हैं वर्ष भी बता रखा था, कहां से कहां तक कौन बने थे। तो फिर से कभी ट्रिक बताऊंगा तो उसमें डिटेल में इसको बता दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सभी भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन, मतलब कौन से आसीन नहीं हुए थे भाई इनमें से, तो क्या हो जाएगा, सभी आसीन हुए थे। तो डी इसका आंसर है, सभी है, ये सभी आसीन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए असत्य है। तो भारत को उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, तो 30 वर्ष नहीं, कितनी वर्ष होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 वर्ष की क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। तो ये वाला आपका गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। जो मतलब सही नहीं है, राष्ट्रपति बनने के लिए असत्य, वही ढूंढना था। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। तो ये भी बताया गया राष्ट्रपति की योग्यता के लिए कि वह राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। राज्य में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, देखो जैसे हमारे क्या होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। तो एक केंद्र सरकार का सबसे बड़ा क्या होता है, विधिक अधिकारी होता है भाई, है ना। और जो महान्यायवादी है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 76 में है। तो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, जिसको अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। महाधिवक्ता जो होता है, इसकी जो चर्चा है वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है होता है, इसकी चर्चा 214 से 231 तक है। उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय यहाँ पे दे रहा, वहां पे पूछ क्या रहा, राज्य में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। तो राज्य केंद्र में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है। राज्य में होता है महाधिवक्ता। तो राज्य में पूछ रहा हूं, है ना। सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था। देखो भाई, बीच के मैंने बता रखे, टोटल भारत में अब तक 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आप बताना कौन कौन से 7 उप प्रधानमंत्री है, बीच के 5 बताना। मैं शुरू का लास्ट का बता देता हूं, शुरू और लास्ट का ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू के साथ हुए थे। और कौन हुए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। और अभी जो 7वें उप प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, 7वें उप प्रधानमंत्री बने थे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी के टाइम में बने थे। जिस समय अटल बिहारी का कार्यकाल जो 1999 से लेकर और कब तक था, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 2004 तक। उसके बाद मनमोहन सिंह बने थे। तो इस बीच में जो है लाल कृष्ण आडवाणी जो बने थे। उप प्रधानमंत्री जो हमेशा नहीं बनता, इसीलिए 7 ही बने हैं अभी तक। उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो केवल एक मतलब संवैधानिक पद तो नहीं है वो, लेकिन एक गठबंधन जो सरकार होती है उसमें मजबूती लाने के लिए बनाया जाता है, ताकि सरकार टूट ना जाए, है ना। तो ये आपका जो है 7वां लाल कृष्ण आडवाणी थे। और किसके टाइम में बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी के। और पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में बने थे। बीच के 5 आपको बताने कौन कौन बने और किसके टाइम में बने थे। चलो अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता पहले ऑप्शन में, तो गलत है ये। मंत्री परिषद विघटित हो जाती है। देखो जो मुख्यमंत्री होता है
उसका गठन किसके, मुख्यमंत्री का जो क्या कहते हैं नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, जैसे प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री क्या करते हैं, जो राज्यपाल होता है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, यानी कि पूरे पूरे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो मंत्रिपरिषद, अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देगा तो मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई गई है ये मंत्रिपरिषद, तो सारी की सारी मंत्रिपरिषद ही क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, और फिर नए मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो उनके साथ नई मंत्रिपरिषद बनती है ना। तो ये आपका क्या है, ये प्रभाव पड़ता है भाई, ठीक है। तत्काल मंत्रिपरिषद से किसी एक मुख्यमंत्री को बना दिया था, नहीं मंत्रिपरिषद से नहीं बनाएंगे, पूरे जो सरकार होगी, जो सरकार बनी है चुनी गई है उसी में से नए मुख्यमंत्री को बनाएंगे और वो फिर अपने मंत्रालय में नए मंत्रिपरिषद का क्या करेंगे, गठन करेंगे, ठीक है। तो बी इसका आंसर होगा, मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है। देखो इसका शहर दिल्ली, नई दिल्ली में हुआ है। किस शहर में हुआ, नई दिल्ली में। ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 क्या है कि इसमें क्या है कि जैसे युवा हैं, है ना, और आपके जो है कोई और संस्थाएं भी हो सकती है, तो वो इसमें भाग लेती है और भारत के लिए मतलब डिस्कस की जाती है इसमें, और इसमें जो डिस्कस की जाएगी उस डिस्कस में जैसे देश के विकास से संबंधित कि देश को कैसे विकसित करना है उससे संबंधित बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। तो ये नई पहल एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम आने के लिए, तो अभी 2025 में नई दिल्ली में हुई है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, हर साल पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल जो पुलिस स्मृति दिवस है भाई वो कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को जो है पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। कि क्या हुआ था कि 1969 में, है ना, 1959 में क्या हुआ था कि जो लद्दाख है, लद्दाख में जो क्या कहते हैं चाइनीज जो सिपाही थे उन्होंने यहाँ पे जो है अचानक हमला कर दिया था भारत के चौकियों पर। तो यहाँ पे जो भारत के पुलिसकर्मी थे उन पुलिसकर्मियों ने मतलब वीरता से जो है उनका सामना किया, किसका, चाइना के सैनिकों का, और वीरता से जो कई पुलिसकर्मियों की यहाँ पे क्या हुई है, मौत हुई है। और इसीलिए 1960 से, कब से, 1960 से प्रत्येक वर्ष जो है 21 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पुलिस वालों के लिए तो, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी एवं प्राचीनतम झील कौन सी है। तो देखो, तो जो कैस्पियन सागर ये कहाँ पे है, यूरेशिया में है, रूस और एशिया के बीच में स्थित है। और दूसरी बात अगर बात करें टीटिका का झील, जो टीटिका का झील है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील आपको पता है, चिल्का झील कहाँ पे है, भारत में स्थित है, भारत के उड़ीसा में स्थित है, और भारत में जो है ये सबसे बड़ी लैगून झील है और खारे पानी की भी है ना। बैकाल झील की बात करें तो बैकाल झील कहाँ पे है, तो आपका जो रूस वाला क्षेत्र, रूस में जो क्या पड़ता है, साइबेरिया पड़ता है, तो साइबेरिया में जो है ये स्थित है। और ये जो बैकाल झील है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी क्या है, झील है भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई में जाने पर जिस स्थान पर तापमान में तीव्र गिरावट दर्ज की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो भाई जब समुद्र में जाते हैं ना, तो समुद्र में जैसे टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर जो है कभी घटता कभी बढ़ता नॉर्मल, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद जो है तापमान में बहुत तेजी से क्या आती है, गिरावट आती है, मतलब ठंडा होने लगता है, तो उसको कहते हैं ताप प्रवणता कहते हैं भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, मतलब ये हो गया ताप प्रवणता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा असत्य कथन है भाई। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय, तो भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय भाई दिल्ली में नहीं है। चलो मैं बताता हूं कहां पे है, भारत का रूट छोटे नागपुर को कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय खनिज का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, उत्तर पूर्व महाद्वीप प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के, भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र कौन सा है, जैसे आपका आंध्र प्रदेश हुआ, है ना, आपका जो है झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तो इन क्षेत्रों में जो है जो खनिज है वो बहुत रहते हैं, तो इसलिए खनिज का हृदय कहा जाता है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप क्षेत्र को, है ना। इसके बाद खनिज उत्पादन इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है, तो खनिज उत्पादन इंडेक्स का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, तो ये भी सही है, इसको ध्यान रखना। कहां पे, नई दिल्ली में नहीं है बल्कि कहां पे है, नागपुर में। और नागपुर कहां पड़ता है, नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, नागपुर कहां पे है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता किसकी मध्यस्थता में हुआ। तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता किसकी मध्यस्थता में हुआ था, तो यहाँ पे लिखा यूएनओ, विश्व बैंक, तो ये विश्व बैंक के ही मध्यस्थता में हुआ था। और सिंधु जल समझौते के तहत क्या हुआ था भाई कि भारत और पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी की जो मतलब नदी है उसकी सहायक नदियां हैं, उनके जल के बंटवारा किया गया था। जैसे क्या है आपकी रावी, सतलुज और ब्यास, रावी, सतलुज और ब्यास नदियां हैं, इनका 80% जल का प्रयोग कौन करता है, भारत। और पाकिस्तान कितने परसेंट जल का, 20% जल का प्रयोग कौन करता है, पाकिस्तान करता है। सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी,
सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी का 80% जल कौन प्रयोग कर सकता है? पाकिस्तान कर सकता है। और जबकि भारत कितने परसेंट जल प्रयोग कर सकता है? 20%, है ना। 20% कौन कर सकता है? भारत। तो इसी की चर्चा चल रही थी जब भारत पाकिस्तान के बीच में भी ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो भारत के लोग जो है, जनता भी यही मांग करती थी, भाई सिंधु नदी का पानी रोक दो, जहां तो भारत होते जा रहा है ना, तो पाकिस्तान की जो है बहुत हालत खराब हो जाती फिर अगर ये हो जाता तो, है ना। ये संभव था और कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और कहां हुआ था? कराची में। तो इसको भी ध्यान रखना, कहां हुआ था? ये कराची में हुआ था। और किसके मध्यस्थता किसने की थी इसमें? तो विश्व बैंक ने, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने की थी। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य जो है गुजरात नहीं है भाई, है ना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा मसाला, इस समय मध्य प्रदेश सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। साउथ में मसाले बहुत जरूर होते हैं, लेकिन अगर सारे मसालों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे मसालों का सबसे ज्यादा क्या होता है? उत्पादन होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही नहीं? सबसे बड़ा केसर उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है, ये भी सही है आपका। प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है, तो ये भी सही है। तो ये वाला ही क्या था? गलत है आपका। तो ये यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेना, सही विकल्प, सही सुमेलित नहीं है, इस हिसाब से देखना था आपका। तो ए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो जो भारत में पशु गणना की जाती है भाई, वो हर 5 साल के अंतराल पर, हर 5 साल में जो है क्या की जाती है? पशु जनगणना की जाती है। तो पूछता गणना की जाती है। तो इसको ध्यान रखिए, जैसे आपकी हमारी जनगणना होती है, जो मेन जनगणना होती है, जनगणना मतलब इंसान की गणना होती है, वो हर 10 साल में होती है। लेकिन हालांकि कोरोना के टाइम से अभी तक जनगणना नहीं हुई, लेकिन जो पशु गणना है वो हर 5 साल में होती है, ठीक है। अर्थशास्त्र में गिग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक निश्चित समय अवधि के लिए रोजगार, आयात निर्यात गतिविधि शून्य। ये देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखना कि जब क्या होता है, जैसे ये गिग शब्द कहाँ यूज किया जाता है? जैसे कोई कंपनी नहीं होती, जैसे कोई ठेकेदार होता है, सरकार ने किसी ठेकेदार को कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कोई वो दे दिया, बड़ा काम दे दिया, तो ठेकेदार क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है रख लेते हैं, मतलब नौकरी करने वाले लोगों को। तो वो कहते हैं कि भाई कि आपको 3 साल की नौकरी दी जाती है, इतना पैकेज है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इतनी आपकी सैलरी है, या पैकेज भी दे सकते हैं। तो क्या होता है कि जब एक निश्चित समय के लिए किसी को कोई नौकरी मिलती है, तो उसी को क्या कहा जाता है? गिग कहा जाता है। तो एक निश्चित समय अवधि के लिए रोजगार मिलना गिग कहलाता है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है? तो देखो भाई, आरबीआई द्वारा जो जारी नोट होते हैं ना, उनमें क्या होती है? कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। मैं उन 17 भाषाओं के बारे में अभी बताता हूं आपको। अभी थोड़ी देर पहले हम 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की बात कर रहे थे, है ना। तो उन 22 भाषाओं में एक तो मतलब अंग्रेजी आ जाएगी, यहाँ पे अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो एक तो मतलब जो अगर हम फ्रंट में देखें, फ्रंट में मतलब जो आगे वाला पेज है, आगे वाला पेज, तो आगे वाला जो फ्रंट वाला जो नोट का हिस्सा होता है, उसमें क्या होता है? एक तो मतलब अंग्रेजी भाषा का यूज होता है, और एक क्या होता है? हिंदी भाषा का यूज होता है। अब बच्ची आपके पीछे वाले पेज की, अगर हम पीछे वाले पेज की बात करें, तो पीछे वाले पेज में जो है 15 भाषाएं, मतलब 2 भाषाएं तो ये हो गई 17 में से। अब बच्ची 15 भाषाएं पीछे वाले पेज में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में एक तो मतलब हिंदी यहाँ पे चले गई, है ना। अब बच्ची 21 भाषाएं, तो 21 भाषाओं में से आप लोग देखो कि 6 भाषाएं ऐसी है जो मतलब यूज नहीं की जा रही। बाकी सारी भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में शामिल है ना, वो सारी भाषाएं पीछे यूज हो रही है, ठीक है। कौन कौन सी नहीं हो रही है यूज, वही बता देता हूं मैं, क्योंकि ऊपर मैंने सारी भाषाएं आपको बता रखी। आपने देखा होगा कि एक भाषा हमारे पास क्या है? बोडो, डोगरी, संथाली, है ना। इसके अलावा जो है मैथिली, हिंदी। आप देखो, एक है आपकी मणिपुरी। इन भाषाओं को, ये भाषाएं जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, लेकिन इनको नोट में नहीं छापते। बाकी सारी के सारी जो 15 भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में शामिल है और नोट पर छपती है। और इनमें से अंग्रेजी भी 8वीं अनुसूची में शामिल है, लेकिन हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल है और अंग्रेजी नहीं है। तो फ्रंट में ये 2 भाषाएं हैं और पीछे जितनी भी भाषाएं 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। बाकी ये भाषाएं जो है नोट पर नहीं छपती भाई, ठीक है। तो 17 भाषाएं हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, तेजड़िया व मंदड़िया शब्दों का संबंध किससे है? देखो, तेजड़िया मंदड़िया जो है बुल एंड बियर भी बोलते हैं इनको। बुल बोलते हैं तेजड़िया को, और बियर बोलते हैं मंदड़िया को। मतलब जब शेयर बाजार में जो है मतलब शेयर बाजार जब ऊपर जाता है तो उसको कहते हैं तेजड़िया यानी कि बुल, और शेयर मार्केट जब डाउन होता है तो उसको कहते हैं मंदड़िया यानी कि डाउन होना। तो ये शेयर बाजार से संबंधित शब्द है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्टारशिप। और ये किसने किया है? स्पेस एक्स ने किया। और ये किस देश का है भाई? ये है आपका अमेरिका का। किसका? ये अमेरिका का है। तो ये भी ध्यान रखना, अमेरिका द्वारा जो है विश्व दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम स्टारशिप है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। अगला क्वेश्चन है, नीमू बाजगो पावर स्टेशन जो हाल ही में खबरों में था,
किस केंद्र शासित या राज्य में जो है स्थित है? तो ये जो भाई आपका लद्दाख में है, और लद्दाख में जो है ये बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल पाया गया और काफी चर्चाओं में रहा है ये, है ना। तो यहाँ पे ये लद्दाख को बहुत बेनिफिट दे सकता है। तो नींबू बाजगो पावर स्टेशन कहाँ पे है? लद्दाख में। तो बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले पेपर के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सही मिलान कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो सबसे पहले रेले आयोग किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है भाई। किससे हो गए? ये 1902 में लाया गया था। तो जो विश्वविद्यालय उनमें शिक्षाओं के सुधार से संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करें सैडलर आयोग की, ये कोलकाता विश्वविद्यालय से संबंधित है। कोलकाता यानी कि विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए लाया गया था ये भी, और ये 1917 में लाया गया था सैडलर आयोग। 1944 में लाया गया, ये भी शिक्षा आयोग है। और जो ये 1944 में लाया गया सार्जेंट आयोग है ना, इसमें 6 से और 11 वर्ष के बच्चों के लिए जो है यहाँ पे प्रावधान की मतलब बात की गई थी, ठीक है। इसके बाद राधा कृष्णन आयोग की बात करें, ये 1948 में लाया गया था, और ये भी विश्वविद्यालय से ही क्या था? ये भी विश्वविद्यालय से संबंधित, मतलब सारे के सारे आयोग ये शिक्षा से संबंधित थे। तो जो हमें जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, सार्जेंट आयोग के समय में जो कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। और राधा कृष्णन आयोग के टाइम में कौन थे भारत के वायसराय? तो कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए इसका आंसर हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, और दूसरे का क्या हो जाएगा? चौथे का क्या हो जाएगा? आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुलारी कन्या योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो दुलारी कन्या योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य की योजना है, और इस योजना के तहत जो है 30,000 रुपए जो है नगद राशि जो है महिलाओं कन्याओं के खाते में जो है डाली जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये भी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देखिएगा रीजनिंग के क्वेश्चन देखना भाई। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 91, किरण अपने स्कूल से सीधी 2 किलोमीटर चली, तब अब 2 किलोमीटर चली, किस दिशा की ओर चली? यहाँ पे नहीं बता रहा है। तब वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चली, और अगर उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व की ओर हो तो स्कूल से किरण किस दिशा की ओर चली थी? देखो भाई थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से निकालोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन से निकालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग देखना, ये कौन सी दिशा होती है? ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। वो कह रहा कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो वो यहाँ पे एक बात कही है कि अगर उसका जो घर है वो स्कूल से दक्षिण पूर्व में हो, तो जो स्कूल उसका घर है, घर यहाँ पे होगा और स्कूल यहाँ पे होगा, है ना। स्कूल वहां पे होगा, दक्षिण पूर्व तभी तो आएगा, दक्षिण और पूर्व के बीच में। तो इधर को उसका घर है और इधर को उसका स्कूल है, ये मान के चलो आप लोग। तो अगर हम ए ऑप्शन मान के चलते कि ए ऑप्शन आंसर होगा, तो यहाँ पे कह रहा हो कि स्कूल से किरण किस दिशा की ओर चली थी। तो अगर उसका स्कूल यहाँ पे और अगर वो पूर्व दिशा की ओर चलती है, तो पूर्व दिशा की ओर चलती है, तो देखो किरण अपने स्कूल से सीधी 2 किलोमीटर चली, तो 2 किलोमीटर चली तो सपोज 2 किलोमीटर चली है पूर्व दिशा की ओर, पूर्व इधर को होता है। तब वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, तो जब इधर को जा रही है तो इधर को सपोज यहाँ पहुंच गई 2 किलोमीटर और दाईं ओर मुड़ेगी, तो दाईं तो नीचे को हो जाएगा उसका, तो दाईं ओर मुड़ी तो 1 किलोमीटर चली, तो यहाँ पे पहुंच गई 1 किलोमीटर, है ना। इसके बाद कह रहा हो कि इसके बाद 1 किलोमीटर चली, दाईं ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए, देखो पुनः वह दाईं ओर मुड़कर नीचे को जा रही तो उसका दायां कहाँ हो जाएगा? इधर को हो जाएगा, है ना। जब नीचे को जा रही थी तो दायां कहाँ हो जाएगा? इसका इधर को। दाईं ओर मुड़ी, है ना, अपने घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चली, अपने घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चली, तो 1 किलोमीटर उसका इतना हो जाएगा, 1 किलोमीटर चली, है ना। तो कह रहा कि 1 किलोमीटर चली, अगर उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व की ओर हो तो स्कूल से किस दिशा की ओर चली थी? तो यही आपका सही होगा, क्योंकि देखो ये स्कूल पहुंच गई, तो ये सॉरी घर है, और ये सॉरी स्कूल है, और ये घर है, तो ये पहुंच गई स्कूल, तो इधर ही यही दिशा आ रही है इसी से। अगर आप दूसरे से निकालोगे तो नहीं आएगी। तो ये आपका क्या हो गया? आपका किस दिशा की ओर चली थी? तो इस दिशा की ओर चली थी, तो पूर्व की ओर चली थी, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखना, यहां पे कह रहा यदि P प्लस Q का अर्थ है P Q का पति है, P भागा Q का अर्थ है P Q की बहन है, P गुणा Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, तो कौन सा समीकरण यह निरूपित करता है कि A B की पुत्री है? तो देखिए भाई जरा, अगर हम A को लेके चलें तो A में क्या कह रहा है? A भागा D, तो A भागा D है, तो भाग यहाँ पे, तो भाग के साइन देखना कि P भागा Q का अर्थ है कि P Q की बहन है, तो A भागा D का मतलब क्या हो जाएगा कि A D की क्या है? बहन है। तो A किसकी बहन है? D की बहन। तो D की बहन है, तो बहन के ऊपर हमने माइनस का साइन लगा दिया, अगर भाई होगा तो प्लस का लगाएंगे, तो हम थोड़ा सा छोटा सा लिख देंगे, तो ये A किसकी है? D की बहन है। इसके बाद कह रहा हो D गुणा B, तो D गुणा B है, तो गुणा के साइन के लिए क्या कह रहा कि P गुणा Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है, तो P Q का पुत्र है, तो D गुणा B का मतलब है कि D B का क्या है? पुत्र है ना।
P गुणा Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है, तो D गुणा B का मतलब क्या होता है, D B का पुत्र है, तो D जो है किसका पुत्र हो जाएगा, B का पुत्र हो जाएगा। और ये भाई बहन है दोनों, तो भाई बहन है तो ये क्या हो जाएगी, A इसकी पुत्री हो जाएगी। तो कौन सा समीकरण यहाँ निरूपित करता है कि A B की पुत्री है, तो पहला ही कर रहा है, तो पहला ही बिल्कुल एकदम सही है, तो दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलो तीसरा क्वेश्चन है, देखो 93 क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है भाई, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप लोग देखना कि जो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं होगी वो आपको पहले देखनी है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या होती है, पहली अभाज्य संख्या होती है 2, जो 1 होती है वो अभाज्य संख्या नहीं होती भाई, वो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। 2 प्रथम पहली अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है जिसमें किसी दूसरे संख्या का भाग नहीं जाता, 1 को छोड़कर, तो 2 में किसी भी दूसरे संख्या का भाग नहीं जाता 2 के अलावा, है ना, 1 का तो सब में जाता है, तो 2 अभाज्य संख्या है। इसके बाद 3 अभाज्य संख्या जिसमें किसी दूसरे संख्या का भाग नहीं जाता, 4 नहीं है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 9 में भी भाग जाता है, 10 भी नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है, 12 13 अभाज्य संख्या है, 14 में भाग जाता है, 15 में जाता है, 16 में जाता है, 17 अभाज्य संख्या, 17 में किसी का भाग नहीं जाता, 18 19 अभाज्य संख्या, 19 में किसी का भाग नहीं जाता, 20 21 22 23 अभाज्य संख्या, 23 में किसी का भाग नहीं जाता, 24 आप देखो 24 25 26 27 28 29 सीधे 29, 23 के बाद 24 में भाग जाता है, 25 में 5 का भाग जाता है, 26 में 13 का भाग जाता है, 27 में 3 का भाग भी जाता है, 9 का भी, 28 में भी 14 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 29 में किसी का भाग नहीं जाता, तो 29 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई प्रथम 10 अभाज्य संख्या। जब औसत निकालते हैं तो औसत कैसे निकालते हैं कि सारी संख्याएं जितनी भी होती है सबको जोड़ देते हैं और उसमें भाग उसका देते हैं कि जितनी संख्याएं टोटल होती है। तो देखो जरा इनको अगर हम सबको जोड़ेंगे ना भाई, देखो तो इनको जोड़ के आपका क्या आ रहा है, आप लोग जोड़ लेना, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको जोड़ देता हूं। तो 9 और 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 और 7 39 39 39 और 5 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 का मतलब क्या हो रहा है आपका 49 का 9 है ना, आंसर 4 हो गई, तो ये हो गया 2 और 2 4, अरे 4 आंसर थी, 8 9 10 11 12, ये हो गया 129, है ना। तो जितनी भी संख्याएं होती है उसमें टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का भाग देंगे, तो 10 का भाग देंगे तो आपका औसत आ जाएगा। तो इसमें 10 का भाग दोगे तो 12.9 आपका आंसर हो जाएगा, तो 12.9 मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो एक खेत में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, तो कुल सिरों की संख्या 45 है, तो कुल पैरों की संख्या 140 है, तो बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक लिख लो आप लोग क्या, सिर, और एक लिख लो यहाँ पे पैर, ठीक है, एक लिख लो पैर, फिर ऑप्शन का सहारा लेंगे। यहाँ पे लिख लो आप लोग बकरियां और यहाँ पे लिख लो आप लोग मुर्गियां, है ना, क्या लिख लो, मुर्गियां। अब आप इनको देखोगे ना, अगर सिर कितने हैं, तो भाई सिर तो बकरी का भी उतना ही होता है और मुर्गी का भी उतना ही होगा, तो सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल, वो कह रहा है कि सिरों की संख्या 45 है, तो बकरी और मुर्गियों की संख्या भी टोटल कितनी हो जाएगी 45, क्योंकि बकरी का भी एक ही सिर होता है और मुर्गी का भी एक ही सिर होता है। तो अगर हम ये मान के चले कि बकरी, वो कह रहा है कि यहाँ पे बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए, बकरियों की संख्या ज्ञात करनी है, हम ये मान के चले कि बकरियों की संख्या 20 है, सपोज हम ये मान के चले कि बकरियों की संख्या 20 है, तो बकरियों की संख्या 20 होगी तो बकरियों के सिर भी 20 होंगे, और मुर्गियों के सिर कितने हो जाएंगे, जब टोटल 45 तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, मुर्गियों के सिर कितने हो जाएंगे 25, और मुर्गियों की संख्या भी 25 हो जाएगी। तो पैर कितने हो जाएंगे भाई, देखो एक बकरी के 20 पैर हैं, मतलब सॉरी 20 बकरियां हैं, एक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 20 चौक 80, तो 80 पैर हो जाएंगे बकरियों के। मुर्गियों के एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 25 नहीं 50 पैर हो जाएंगे, तो टोटल मिला के कितना हो रहा है, 8 और 5 13, 130 हो रहा है, तो 130 पैर आ रहे हैं टोटल, जबकि वो कह रहा है कि पैर टोटल कितने 140, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। जरा सी को लेके चलते हैं। अगर बाई चांस देखो बकरियों की संख्या अगर हम 25 लेके चलते हैं तो 20 की जगह क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, तो मुर्गियां कितनी हो जाएगी, मुर्गियां हो जाएगी फिर 20, क्योंकि 20 और 25 45 हो जाएगा, फिर हमने ये तो 45 रखना है क्योंकि टोटल संख्या कितनी है 45 है सिरों की। अब यहाँ पे देखो कि एक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 25 चौक 100, तो कितने हो जाएंगे पैर, 100 हो जाएंगे बकरी के। मुर्गियों के एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 20 पैर, तो 20 दूनी 40, तो 40 पैर मुर्गियों को हो जाएंगे, 100 और 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 140, तो ये 140 हो गया, और 140 ही यहाँ पे क्या है पैर है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। देखो मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण क्या होता है भाई, नीचे की तरफ को होता है दक्षिण, तो मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो चलो यहां से चलना शुरू किया तो 25 मीटर आ गया दक्षिण की ओर, फिर वह दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है,
तो जब नीचे को जा रहा होगा तो दाहिना उसका इधर को हो जाएगा, तो दाहिनी ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। चलो सपोज ये दाहिनी ओर मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर। 20 मीटर चला मतलब इधर को जा रहा है, इसका मुंह अब किधर हो जाएगा, इधर को हो जाएगा, चलता है। फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चला, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चला। जब इधर को जा रहा तो उसका बायां कहां हो जाएगा, इधर की तरफ को। बाईं ओर घूम गया, अब बाईं ओर घूमकर कितना चला, 30 मीटर चला, तो ये बाईं ओर घूमकर कितना चले गया, 30 मीटर। इसके बाद कह रहा है वो पुनः अपने बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चला। अब इधर को जा रहा तो बायां कहां हो जाएगा, इधर 20 मीटर चला। तो देखो ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर है, मतलब इसी के सीध में आ जाएगा और यहाँ पे पहुंच गया, है ना। तो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो देखो कितनी दूरी पर है, तो भाई ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा हो, तो ये तो 25 है, तो 25 तो ये हो गया, और यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी, देखो ये 30 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 30। तो 25 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 55। तो 55 मीटर हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, घड़ी में मिनट की सुई 42 मिनट में कितने डिग्री का कोण पर घूमती है। देखो जो घड़ी में मिनट की सुई होती है ना भाई, आप लोग ध्यान देना कि 60 मिनट में जो मिनट की सुई होती है वो 360 डिग्री पर घूमती है। शायद आपको पता होगा 360 डिग्री पर घूमने का मतलब है कि पूरी घूम जाना, है ना। तो जो मिनट की सुई होती है ना वो 60 मिनट जब पूरा करती है तो पूरा चक्कर काट लेती है, तो 360 डिग्री के कोण पर घूमती है। तो सुई 42 मिनट में कितने डिग्री के कोण पर घूमती है। तो सीधा सा करना कि 60 बराबर जब 360 है तो 42 मिनट बराबर कितना आएगा। तो 42 मिनट बराबर कितना आएगा, तो 360 गुणा, भाई जो निकालना है देखो आपको, जिसको निकालना होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है और जो यहाँ वाला नंबर होता है अपॉन में जाता है हमेशा। तो 0 से 0 कैंसिल और 6 का भाग दोगे, 6 6 36, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, तो ये 24 और 1 25, तो मतलब 252 डिग्री हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो 97वें क्वेश्चन का मोची चमड़ा, तो दर्जी का क्या होगा। तो देखो भाई जब मोची जो है किसी चीज को, जिस चीज को भी मोची बनाता, चाहे जूता बनाए कुछ भी बनाए, तो जो मोची है उसको जूता बनाने के लिए क्या है, चमड़े की जरूरत पड़ेगी। और जो दर्जी है वो कपड़ा बनाएगा, चाहे पैंट बनाए, चाहे शर्ट बनाए, चाहे कोट बनाए, उसको दर्जी को क्या कहते हैं, शर्ट बनाए, मतलब अपना वो शर्ट बनाने के लिए, कमीज बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, तो कपड़ा चाहिए होगा। तो क्या चाहिए होगा, कपड़ा चाहिए होगा, तो कपड़ा इसका आंसर हो जाएगा। तो डी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन है, यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठे तो 3 के अंकों को कितनी बार लिखेंगे। तो 3 के अंकों को कितनी बार लिखोगे, भाई आप लोग देखना जरा, जब हम 1 से लेकर और 10 तक लिखेंगे ना, तो 1 से लेकर 10 तक हमारे 3 कितने बार आएंगे, एक ही बार आएगा 3, है ना, एक ही बार आएगा। फिर हम जो है 11 से और 20 तक लिखेंगे तो 3 हमारे कितने बार आएगा, एक बार आएगा, जो 13 में आएगा। फिर हम जो है 21 से लेकर और 30 तक लिखेंगे तो 3 कितने बार आएगा, एक तो आएगा आपका 23 में, कितने में आएगा, 23 में, और एक आपका ये 30 में आ गया, ये 3, तो 2 बार आ गया। फिर हम जो है 31 से लेकर 40 तक देखेंगे तो 31 से लेकर 40 में देखोगे तो आपका देखो हर बार आ रहा 3, 31 में भी 3 आ रहा, 32 में भी 3 आ रहा, 33 में भी 3, 33 में 2 बार आ रहे 3, तो आपका हो गया 31, 32, 33 में 2 बार आ रहा, 34, 35, 36, 37, 38 और 39, तो 10 यहां तक आएंगे, 10 आपके यहाँ पे 10, 3 यहाँ पे आएंगे। फिर आप 41 से और 50 तक देखोगे, 41 से 50 तक तो एक ही बार आएगा 3, जो 43 में आएगा। फिर आपका जो है 51 से और 60 तक आएगा, वो भी एक बार आएगा, जो आपका 53 में आएगा। फिर आपका जो है 61 से 70 तक मतलब आपका 63 में आ जाएगा एक। फिर आपका 71 से 80 तक आएगा, आपका 73 में आएगा एक। फिर आपका जो 81 से 90 तक आएगा एक आपका 83 में, और एक आपका 91 से और 100 के बीच में आपका एक आएगा, जो आपका यहाँ आएगा 93 में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 20, तो 20 जो है 3 आपके आएंगे 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 99 क्वेश्चन है, यदि रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार को तथा सभी रविवार को अवकाश रहता है तो महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। देखो भाई क्या है कि हर रविवार को छुट्टी रहेगी, तो 1 तारीख को रविवार है, तो कितने रविवार आ रहे हैं, देखो 1 तारीख को रविवार है, फिर आपका कितने तारीख को आएगा रविवार, फिर आएगा आपका 8 तारीख को आएगा रविवार, 8 और 7 15, 15 7 22, 22 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 22 और 7 हो जाएगा आपका 29 में आएगा। इसके बाद तो अगले महीने में चल जाएगा, तो 1 2 3 4 5 रविवार तो आपके ये हो गए, है ना, 1 2 3 4 5। फिर ऊपर से जो है वो कह रहा कि जो शनिवार है कौन सा, दूसरा और चौथा शनिवार है, दूसरा और चौथे शनिवार को भी अवकाश रहता है, तो 2 दिन का अवकाश हो गया, तो 5 और 2 कितने दिन का अवकाश हो गया, 7 दिन का अवकाश हो गया। अब 7 दिन का अवकाश हो गया तो 30 दिन तो कितने दिन मतलब कार्य दिवस होंगे, तो 23 दिन कार्य दिवस होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 बराबर 40, 2 अनुपात 40, 3 अनुपात 90, तो 4 अनुपात कितना होगा। तो उसने क्या किया, इसमें क्या किया उसने कि 2 में सीधा 20 की गुणा कर दी, है ना, 2 में किसकी गुणा कर दी, 20 की गुणा कर दी, तो 20 दूनी 40 आ गया। यहाँ पे देखो 3 आया, 3 का 90 किया, तो कुल मिलाकर उसने 3 में 30 की गुणा की, तो 30 3 90, तो 2 में 20 की गुणा, 3 में 30 की गुणा, तो 4 में किसकी गुणा करेगा, 40 की, तो 4 चौक 16, तो 140 160 हो जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हफ्ते।